अच्छा, ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर अभी शुरू करते हैं अपना, और रिकॉर्डिंग ठीक है शुरू हो गई है। दैट्स लेक्चर 11। अच्छा, लेक्चर 11 के अंदर अच्छा, ये लेक्चर 11 और 12 बेसिकली मतलब ये कि इंशाल्लाह ये आज कवर हो जाएंगे, और ये चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से हैं। तो जो इसमें कुछ थोड़ी सी डिफरेंट मतलब ये टेक्निक्स हैं और बातें हैं, क्योंकि एक तरह से हमारे पास चैप्टर जो 1 था वो प्रीएम्बल था, वो बहुत इंट्रोडक्शन था, उसमें बेसिक चीजें, उसके अंदर में डिस्क्रीट सिस्टम्स भी देखे थे, उसमें कंटिन्यूस सिस्टम भी थे, लेकिन ये कि ज्यादा डिस्क्रीट था चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 12 के अंदर हमने मतलब ये कि हमने डायनेमिकल सिस्टम्स को स्टडी किया और बहुत डिटेल में उसको देखा, जिस लेवल पे मतलब मैं आपको समझा सकता था, मतलब ये कि एक सर्टेन लेवल पे तो हमने उसको देखा। फिर हम उसके बाद हम चैप्टर 3 चैप्टर 4 पे जो कि मॉडलिंग पर है, मॉडलिंग टेक्निक्स पर था, जिसके अंदर लीस्ट स्क्वायर्स को हमने देखा, और फिर उसके बाद ये कि मतलब हाउ टू डिटरमिन द पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल, और फिर मॉडल स्ट्रक्चर्स की जो बात थी और एक्सपेरिमेंटल मॉडलिंग की वो चैप्टर 4 की बात थी। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन था। आई एम नॉट श्योर, पता नहीं शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ। शेयर स्क्रीन। आवाज भी हाँ, डिस्टॉर्टेड आ रही थी काफी। अभी अभी आप देखो, शायद आवाज कुछ बेहतर हुई है क्या? अभी ये मतलब ये थोड़ा सा, क्योंकि सिग्नल्स जी जी सर, बेहतर है पहले से। बेहतर है, ठीक है। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वील स्टार्ट। अच्छा, वी हैव बीन डेवलपिंग मॉडल्स यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी एंड डिटरमिनिंग द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो बात इसने यहाँ पे जुमला लिखा है ना, ये बेसिकली चैप्टर 2 के लिहाज से। अच्छा, चैप्टर 2 वाज अ वेरी सिंपल मतलब चैप्टर, वो आप लोग खुद देख भी सकते हो, क्योंकि हमने वो डिस्कस नहीं किया इस कोर्स के अंदर, तो वो सीधी बात है असाइनमेंट्स में फाइनल्स में नहीं आएगा। लेकिन वो इस तरह का सिंपल मॉडल है कि ए प्रोपोर्शनल टू बी, और इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन आई विल गेट ए इक्वल टू के बी, और फिर मैं के की वैल्यू जो आपके पास जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये मैं डिटरमिन कर सकता हूँ फ्रॉम 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 द डेटा। ठीक है, बहुत सिंपल बात है यहाँ पे कि जी मेरे पास मैंने लेट सपोज मैंने प्लॉट किया डेटा, और फिर मेरे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ए, तो मैं ये के जो है ना इसको मैं डिटरमिन कर सकता हूँ फ्रॉम द स्लोप। आई कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो ये वो बात है जो चैप्टर 2 की बात है। ठीक है, चैप्टर 2 हमने नहीं देखा है, लेकिन ये इट वाज अ वेरी सिंपल चैप्टर, इसलिए जानबूझ के मैंने उसको मतलब स्किप कर दिया। तो वो कहता है कि भाई ये वाली सारी चीजें बहुत बेसिक बातें हैं। However, what if variation actually takes place as in the demand for gasoline at the gasoline station? अच्छा, यहाँ पर अब ये जो चैप्टर है, दिस इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग, ये चैप्टर है चैप्टर 6। दिस इज चैप्टर 6। तो हम बात कर रहे हैं कि आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग की, और ये वहां की बात कह रहा है कि भाई ये जो आपके पास जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज डिटर्मिनिस्टिक। आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है ये फिर जो है ना शायद मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। शेयर, अच्छा ये वही क्लोज हो गया। बस बाज़ दफ़ा ये कभी सिस्टम्स के मसले, कभी इंटरनेट का मसला। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो पहली बात इसने लिखी हुई है, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो ये कि ये आपके पास जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में डिटरमिन करता हूँ और ये सब काम करता हूँ, ये डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब कि जी आपके पास के की वैल्यू डिटर्मिनिस्टिक होगी, के की वैल्यू प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है कि भाई वो प्रोबेबिलिटी पे बेस नहीं करती, वो कोई डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जी मैंने जो है ना वो डेटा से डिटरमिन किया कि जी के की वैल्यू मेरे पास जो है ना लेट सपोज -1/3 है, तो मेरे पास हो जाएगा ए इज इक्वल टू -1/3 के, 1/3 बी। तो -1/3 इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि ये एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल मतलब क्या? ऐसा मॉडल जिसके अंदर अगर सर्टेन इनपुट देंगे तो हमेशा वही आउटपुट आएगा। ठीक है, मतलब जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, या आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हो गई, या आपके पास न्यूटन्स लॉ, मतलब ये सब ये आपके पास डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स हैं। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो कॉइन आपने टॉस किया, तो यू डोंट नो द आउटकम। आप प्रोबेबिलिटी को मॉडल कर सकते हैं, लेकिन आप डेफिनेटली नहीं कर सकते अभी तुम जो है ना जब कॉइन टॉस करोगे तो हेड ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग कहलाती है। तो हम अभी जो चीज देख रहे हैं चैप्टर के अंदर वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग को, बहुत बेसिक मॉडल्स उसके।
However, अच्छा ये जो सेकंड, ये मैंने मतलब आपको थोड़ा सा इसका जब भी प्रीएम्बल बता दिया कि ये पहले पॉइंट का मतलब क्या है, वो चैप्टर 2 से रिलेट करते हैं। और अब ये जो बात है, however what a variation actually takes place as in the demand for gasoline at the gasoline station, कि भाई मतलब जो पेट्रोल स्टेशन पे जो आपके पास जो रोजाना की डिमांड होती है वो प्रोबेबिलिस्टिक होती है। वो ये नहीं होती कि आप पहले से बता सकते हैं कि आज भाई इतने मतलब ये क्या 1000 लीटर्स ऑफ पेट्रोल आज बिकेगा या इतना जो है ना उसके अंदर मतलब आप एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बता सकते हैं। तो ये बात है। इन दिस चैप्टर वी विल अलाउ द कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टू वेरी इन अ रैंडम फैशन रादर देन टू बी ए फिक्स्ड। तो वो फिक्स नहीं होंगे। जो आपके पास कांस्टेंट्स होते हैं, आपके पास मॉडल के पैरामीटर्स होते हैं, वो प्रोबेबिलिस्टिकली मॉडल मतलब वेरी करते हैं। We begin by revisiting discrete dynamical systems from chapter 1 and introduce scenarios that have probabilistic parameters. So chapter 1 के अंदर हमने बहुत सारी एग्जांपल्स उसके अंदर देखी थी चैप्टर 1 के अंदर। और तो यहाँ पे उसने कहा कि जी हम वहां से बात शुरू करते हैं और वो डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम से। अच्छा ये बात आप ध्यान में रखेंगे जो हमने चैप्टर 12 के अंदर देखे, इवन चैप्टर 11 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस करता है और जो अंडर ग्रेड में काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन ये है कि जो हमने इस कोर्स के अंदर चैप्टर 12 देखा वो सारा का सारा कंटिन्यूस टाइम डायनामिकल सिस्टम्स थे। और चैप्टर 1 में बाद एग्जांपल्स डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम्स की थी। अभी भी यहाँ पे वो एक डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम की एग्जांपल देता है जो कि आगे आएगी। जैसे ये वाला एक सिस्टम है या फिर ये वाला सिस्टम, ये डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम्स कहलाते हैं। ये अभी मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। Probabilistic modeling with discrete systems. In this section, we revisit the systems of difference equations studied in section 1.4. But now we allow the coefficients of the system to vary in a probabilistic manner. तो आपके जो coefficients हैं वो आपके पास फिक्स नहीं है। मतलब मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर जिनको बात समझ में नहीं आ रही, हमने चैप्टर 3 के अंदर लीस्ट स्क्वायर्स मॉडल बनाए थे और हमने कहा जी y इज इक्वल टू लेट सपोज ax स्क्वायर। तो हम लीस्ट स्क्वायर्स अप्लाई करते थे, फिर हम डिटरमिन करते थे a की वैल्यू दैट वाज 2.987 x स्क्वायर। तो ये जो सारा आपके पास चीज है कि जी डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ a यूजिंग ls or by employing by utilizing experimental data। तो ये जो सारा काम हमने किया, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे, मैं बार बार इसलिए कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा रिलेट कर सको पीछे से। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग की। But now we allow the coefficients of the systems to vary in a probabilistic manner. A special case called a Markov chain is a process in which there are the same finite number of states or outcomes that can be occupied at any given time. The states do not overlap and cover all possible outcomes. तो ये कि जो मार्कोव चेन्स के अंदर आपके पास मतलब हर वो सिस्टम जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल स्टेट्स हैं और मल्टीपल स्टेट्स आपके पास जो है ना, तो सिस्टम उन मल्टीपल स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में एक वक्त में हो सकता है। तो उन जैसे सिस्टम्स को हम मार्कोव चेन से मॉडल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मतलब क्योंकि मैं एग्जांपल हमेशा इसलिए रोबोटिक्स की देता हूँ या कंट्रोल की, क्योंकि मेरी फील्ड वो है, तो वहाँ पे जो हम इसको यूज करते हैं, या जैसे फाइनाइट स्टेट मशीन होती है कि जी आपके पास डिजिटल डिजाइन के अंदर जब हम एफएसएम को यूज करते हैं, इवन कंपाइलर डिजाइन के अंदर यू यूज दीस एफएसएम्स, ठीक है, जो जिन्होंने कंपाइलर्स के अंदर काम किया हो। रोबोटिक्स के अंदर भाई इफ रोबोट इज मूविंग तो बिहेवियरल मॉडलिंग आपके पास सारी की सारी इससे होती है कि मतलब ये कि अगर ऑब्स्टिकल आ गया है तो वो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस स्ट्रेटजी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि आपको रियल वर्ल्ड थोड़ा सा अंदाजा हो। ये जो बात हम कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली मतलब इंप्लीमेंट की जाती है, और आप जो भी आप लोग डिफरेंट फील्ड्स के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर जगह कुछ ना कुछ इसका एप्लीकेशन मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल इन रोबोट्स आई स्टार्ट, देन आई मूव टूवर्ड्स द गोल, ठीक है, और आई कीप ऑन मूविंग। If I face an obstacle, I move in this state, और आपके पास you avoid obstacle, और जब obstacle avoid हो गया तो you move back to the goal state, और आपके पास वो चलते 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 अल्टीमेटली जब आपके पास गोल रीच्ड you end the program। ये बहुत बेसिक आपके पास जो है ना, ये एक मार्कोव चेन का मॉडल है। ये बहुत बेसिक सा जो है ना आपके पास कि जी आपके पास यू जंप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फ्रॉम, मतलब ये आपके पास एक मॉडल है। अच्छा यहाँ पर ये जो मैंने एग्जांपल दी है ये मार्कोव चेन की एग्जांपल नहीं है, ये मॉडल, ये एग्जांपल मैंने आपको दी है कि भाई किस तरह स्टेट्स में आप जंप करते हैं, हम बिहेवियरल मॉडलिंग इस तरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पर
क्योंकि मार्कोव चेन्स हैं, मार्कोव चेन्स जो आपके पास कहलाती हैं वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे उनकी जो है ना स्टेट्स डिफाइन की जाती हैं। वो भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। A special case called a Markov chain is a process in which there are the same finite number of states or outcomes that can be occupied at any given time. The states do not overlap and cover all possible outcomes. तो इसका मतलब सिस्टम आपके पास उन्हीं स्टेट्स में से किसी एक में रहेगा। In a Markov process, the system may move from one state to another for each time step, and there is a probability associated with this transition for each possible outcome. तो प्रोबेबिलिटी होती है आपके पास, मतलब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने की प्रोबेबिलिटी है कि ये कितना प्रोबेबल है कि यहां से ये उसमें जाएगा। The sum of the probabilities for transitioning from the present state to the next is equal to 1 for each state at each time step. मतलब क्या कि जी अगर मैं जंप कर रहा हूं दूसरे पर या वापस अपने पर, इन सबको मिलाकर लेट सपोज अगर ये मेरे पास, क्योंकि आई नो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1, पी मैं प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं, तो अगर ये आपके पास P1 है, ये P2 है, ये स्टेट आपके पास A थी, ये स्टेट आपके पास B है, और ये आपके पास स्टेट आपके पास लेट सपोज C है, और ये प्रोबेबिलिटी आपके पास P3 हो गई। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूं कि जी सम ऑफ ऑल Pi इज 1, दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 1। ये चीज कि जी ये इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है ना, अगर आपके पास ये 0.6 है, ये 0.1 है, तो ये 0.3 है। तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज जंपिंग आउट फ्रॉम एनी स्टेट शुड एड अप टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जंप कर रहा था बाहर, ये बाहर, वो अलग बात है। ये जो आगे पास सेकंड P2 है आपके पास, तो वापस दोबारा इसी के अंदर आ रहा है, लेकिन ये सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1 इन अ मार्कोव चेन। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट स्टेट आपके पास और आगे भाई ये सेकंड स्टेट, ये दो स्टेट्स हैं। इसकी अगर आपके पास P है वापस आने की, और इसकी आपके पास इस स्टेट को छोड़ने की 1 माइनस P हो गई, तो टोटल आपके पास मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी लीव करने की, मतलब अगर ये आपके पास 40% है तो आगे भाई ये 60% होगा। मतलब क्या, अगर आपके पास 0.4 है तो आगे 1 माइनस P आगे 0.6 होगा। तो आपके पास लीव करने की आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल मिला के 1 है। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाला जो आपके पास है यहाँ पर, दिस इज Q एंड 1 माइनस Q। ठीक है, क्या आपके पास इस, अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूं, इफ आई एम स्टैंडिंग हेयर, तो यहां से बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। बस ये आप जहन में रखना कि भाई मतलब ये कि हर सैंपलिंग इंस्टेंट पे आपके पास जो है वो, अब यहाँ पे ऐसी बात है कि लूप बैक हो रहा है यहाँ पे, और इसमें भी आपके पास ये लूप बैक हो रहा है। हो सकता है आपके पास कोई ऐसी स्टेट हो जिसके अंदर आपके पास लूप बैक ना हो रहा हो। जैसे यहाँ पे स्टेट नंबर 2 है, तो स्टेट नंबर 2 है तो आपके पास अगर मैं कहता हूं कि जी इसकी प्रोबेबिलिटी x है, तो इसकी 1 माइनस एक्स होगी। मतलब लीविंग द स्टेट, उसकी प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1। अच्छा, यहां पे हम ये एग्जांपल देखते हैं, रेंटल कार कंपनी रिविजिटेड, जो पहले भी चैप्टर 1 में देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्या चीज है कि लेट्स, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से बहुत पहले, मैं जब सेमेस्टर शुरू हुआ था तब हमने ये बात शुरू की थी। कंसिडर रेंटल कार कंपनी विद ब्रांचेस इन ओरलैंडो एंड टैम्पा। तो ये आपके पास यहाँ पे ओरलैंडो में भी है, टैम्पा में भी है, और आगे बाद ईच रेंट्स कार टू फ्लोरिडा टूरिस्ट। ठीक है, तो फ्लोरिडा लोग जा रहे होते तो वो यहाँ से करते हैं। The company specializes in catering to travel agencies that want to arrange tourist activities in both Orlando and Tampa. Consequently, a traveler will rent a car in one city and drop off the car in the other city. तो Orlando से लिया Tampa में छोड़ा, Tampa से लिया Orlando में छोड़ा। ये भी पॉसिबल है कि Orlando से लिया Orlando में छोड़ दिया, और Tampa से लिया और Tampa में ही मतलब गाड़ी को बाद में छोड़ दिया। अच्छा, cars can be returned to either location, which can cause an imbalance in available cars to rent. The following historical data on the percentage of cars rented and returned to these locations have been collected for the previous few years. तो आपके पास जो डेटा कलेक्ट किया वो ये वाला डेटा था कि 60% ऑफ द पीपल हु टुक द कार फ्रॉम ऑरलैंडो रिटर्न द कार इन ऑरलैंडो। तो ये 60% हो गया। 40% वो हो गया आपके पास ऑरलैंडो से लिया था और आपके पास टैम्पा में छोड़ा। मतलब ये नेक्स्ट स्टेट से पता चलता है। तो यहाँ ये ज्यादा बेहतर है कि मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो ऑरलैंडो से आपने गाड़ी ली, ऑरलैंडो में छोड़ दी 60%,
ऑरलैंडो से गाड़ी ली, 40% प्रोबेबिलिटी है कि आपको टैंपा में छोड़ेंगे। टैंपा से गाड़ी ली, टैंपा के अंदर आपने छोड़ दी, 70% प्रोबेबिलिटी है। और टैंपा से गाड़ी आपने ली ऑन द रेंट और आपने ऑरलैंडो में छोड़ दी, दैट्स 30%। तो यहाँ पे और से देखो कि ये पूरा इतना मतलब ये नाइसली और क्लीनली जो बना हुआ है, इसके अंदर 0.6 एंड 0.4 दे एड अप टू 1। इसी तरह 0.7 एंड 0.3 दे एड अप टू 1। तो यहाँ ये मार्कोव चेन की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो मार्कोव चेन की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लगा सकते हैं। मॉडल फॉर्मुलेशन, लेट्स डिफाइन द फॉलोइंग वेरिएबल्स। अच्छा, ये बात बहुत डिटेल में पहले गुजर चुकी चैप्टर 1 में, लेकिन दिस क्विक रिवीजन कि पीएन द परसेंटेज ऑफ कार्स अवेलेबल टू रेंट इन ऑरलैंडो एट द एंड ऑफ पीरियड एन। तो पीएन वो गाड़ियां हो गई जो ऑरलैंडो में अवेलेबल है, क्यूएन वो गाड़ियां जो टैंपा में अवेलेबल है। Using the previous data and discrete modeling ideas from section 1.4, we construct the following probabilistic models. तो आपके पास अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे चला जाऊं और यहाँ से गौर से देखूं कि यहाँ पे इसने पीएन ऑरलैंडो हो गया, पीएन प्लस 1 is 0.6 पीएन प्लस 0.3 क्यूएन। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी इन ऑरलैंडो, अगर पीएन प्लस 1 इस 0.6 पीएन क्या भाई वो अपनी 60% तो अपनी गाड़ी रिटर्न हो जाती है, और 0.3 क्यूएन क्या आपके पास 30% जो है ना आपके पास वो टैंपा से आती है। तो पीएन प्लस 1 ये हो गया। सेकंड आपके पास जो मॉडल है, सेकंड इक्वेशन जो आपके पास मॉडल की बनी, दैट इज क्यूएन प्लस 1 is equal to 0.7 qn plus 0.4 pn। 0.4 pn आपके पास यहां से आ गया। So this is pn plus 1 and this is qn plus 1। तो दो इक्वेशन मेरे पास आ गई और ये आपके पास डिफरेंस इक्वेशंस कहलाती हैं। मॉडल सॉल्यूशन, assume that all of the cars are originally in Orlando। अगर मैं ये सारी मतलब ये सब मैं आपको जो है ना वो मैटलैब की फाइल भी मैं दे चुका हूँ, उसमें आप रन करके देख सकते हैं सिंपल इन सिमुलेशंस को कि आप डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस पे क्या होगा। तो इनिशियल कंडीशंस का मतलब है कि पी नॉट और क्यू नॉट की वैल्यूज, ठीक है। पी नॉट और क्यू नॉट की डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं assuming that all the cars are originally in Orlando। तो आगे बात पी नॉट की वैल्यू लेट्स सपोज 100 हो गई, लेट्स सपोज, और क्यू नॉट आपके पास 0 हो गया क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं थी टैंपा में। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस टू सिस्टम 6.1, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, give the long term behavior of the percentage of cars available or at each location, the sum of these long term percentages or probabilities also equal to 1। तो उनका सम आपके पास 1 होगा। और टेबल 6.1 फिगर 6.3 shows the result in table form and graphically। तो यहाँ पे वो ये कहता है ये मेरे पास न्यूमेरिकली मेरे पास रिजल्ट है। यहाँ पे उन्होंने मतलब ये क्योंकि प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहा है तो 1 और उसने 0 से स्टार्ट किया कि जी ऑल द कार्स हेयर, चाहे वो 100 कार है, चाहे 50 है, चाहे 1000 है। तो यहाँ पे ये आपके पास आइटरेट करते 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 कन्वर्ज कर गया 0.42 पे, और ये टैंपा पे आपके पास ये कन्वर्ज कर गया 0.571429 पर। तो ये 57% ऑफ द कार्स विल गो टू टैंपा और 42% ऑफ द कार्स विल रिमेन इन ऑरलैंडो। तो वो ये आइटरेशन बता रहा है कि आपके पास 14 आइटरेशंस के बाद दिस कैन बी 14 डेज, अगर एन की वैल्यू मैं डेज में ले रहा हूँ तो 14 दिन के बाद भाई मेरे पास जो है ना ये सिचुएशन बनेगी, या दिस कैन बी वीक्स एज वेल डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन, मतलब आप एन को किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। और यहां पे उसका ग्राफिकली ये क्या बनेगा कि जी मेरे पास 100% से ये ऑरलैंडो पे आपके पास यहाँ पे चले गए, और सेकंड आपके पास राइज करके आपके पास टैंपा वाला जो है ना वो अपने आप को कन्वर्ट कर गया। तो ये सारे सॉल्यूशंस यू कैन इजीली डिटरमिन, सिमुलेशन से भी आप डिटरमिन कर सकते हैं और इसको आप जो है ना एनालिटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने पीके का उसने कहा 3/7 पे आपके पास आ गया,
और क्यू के आगे पास 4/7 पर आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा नाउ दिस मतलब उस समय बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम वोटिंग टेंडेंसीज के, ये आगे पास प्रेसिडेंशियल वोटिंग टेंडेंसी और ऑफ इंटरेस्ट एवरी 4 years, मतलब यूएस की बात हो रही है वहां पे। और ड्यूरिंग द पास्ट डेकेड अब ये डेटा गैदर किया है और उस पर ये एनालिसिस करना चाह रहे हैं और इसी तरह का मॉडल बिल्डअप करना चाह रहे हैं उसके लिए, मतलब इलेक्शंस के लिए। ड्यूरिंग द पास्ट डेकेड द इंडिपेंडेंट पार्टी has emerged as a viable alternative for voters in the presidential race. Let's consider a three-party system with Republicans, Democrats and Independents. तो आपके पास इनके पास डेटा है और फिर ये किसी तरह एक मॉडल बिल्डअप करेंगे। कैन वी फाइंड द लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ वोटर्स इन अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो सीधी बात है भाई, इस तरह के जो बहुत सारे आपको सबको अंदाजा है कि बहुत सारे सर्वेज आ रहे होते हैं, बहुत दफा सर्वेज आते हैं लोगों का, उनमें ओपिनियन पोल होता है, तो वो इसी तरह के मैथमेटिकल मॉडल्स वो यूज करते हैं और फिर अल्टीमेटली जो है ना वो एक मतलब एक जेनेरिक सा जो है ना मतलब स्टेटमेंट देते हैं कि भाई जनरल पीपल लोगों की क्या टेंडेंसी है। तो ये उस तरह का एक बहुत बेसिक सा मॉडल है। During the past decade, the trends have been to vote less strictly along party lines. और ये डेटा से मतलब इन्होंने इनकी ऑब्जर्वेशन है। We provide hypothetical historical data for voting trends in the past 10 years of statewide voting. Or the data are present in the following hypothetical transition matrix and shown in figure 6.4. वो कहता है कि जी मेरे पास ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स है और हाइपोथेटिकल है बिल्कुल, और ये उसका जो है ना आपके पास ये मार्कोव चेन का मॉडल है। और यहाँ पे 3 स्टेट्स है, रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट है, इंडिपेंडेंट है। रिपब्लिकन को वोट देंगे जैसे 75%, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को समझने की है कि चैप्टर 3 चैप्टर 4 में भी हमने डेटा गैदर किया था और उसमें मॉडल्स बिल्डअप किए थे, लेकिन वो सारे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स थे। यहाँ पे भी डेटा गैदर किया गया है, लेकिन ये डेटा जो है ना ये प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का डेटा है। तो यहाँ पे जो मॉडल आपके पास बनेंगे वो सारे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स बनेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों के अंदर। अच्छा, यहाँ रिपब्लिकन ये 75% हो गया, तो दिस इज 75%। अच्छा, यहां पर एक चीज नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट से कि प्रेजेंट में अगर आपके पास वो रिपब्लिकन जो आदमी है, ये रिपब्लिकन में था प्रेजेंट, और अगली स्टेट उसकी डेमोक्रेट्स की होगी, दैट इज 5%, तो वो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड आपके पास क्या है कि ये रिपब्लिकन में था अभी, और अगली स्टेट उसकी N+1 वाली जो है ना वो इंडिपेंडेंट्स है, वो आपके पास 20% है, तो आपके पास वो 20% हो गया। तो ये कह रहा है कि आपके पास इस तरह करके उसने ये पूरा का पूरा जो है ना ये मार्कोव चेन मॉडल बनाया है फ्रॉम द ट्रांजिशन मैट्रिक्स। उसने आपने ये जो है ना क्या बोलते हैं ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स बनाया। अच्छा, जिन्होंने मुझसे लीनियर सिस्टम्स पढ़ा हुआ है, जिन्होंने लीनियर सिस्टम्स पढ़ा हुआ है उनके लिए सिर्फ मैं एक बात कह रहा हूं, ताकि बाकी अगर आप में से और भी कोई बात समझ सके तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जो कहलाते थे x डॉट इज इक्वल टू ax, फिर हम ए मैट्रिक्स बनाते थे, उसमें बहुत सारे एनालिसिस करते थे, उससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता चलती थी। दिस वाज अ कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम। लेकिन अगर मेरे पास डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है xk+1 axk, जो स्टेट स्पेस मॉडल है, आप जितने इंजीनियर्स बैठे हैं सबने किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम आपने जरूर देखा होगा। तो ये जो आपके पास xk+1 इज इक्वल टू axk है, ये डिस्क्रीट टाइम स्टेट स्पेस मॉडल, ये एग्जैक्टली ये चीज है। और xk+1 इज इक्वल टू axk, ये जो आपके पास a है, दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि जो भी आगे सारी मैथ्स लीनियर सिस्टम्स की आपने अप्लाई की थी, मतलब आइगन वैल्यूज आप इसकी निकाल सकते हैं, आप इसकी सिंगुलर वैल्यूज निकाल सकते हैं, आप इसकी स्टेबिलिटी को मालूम कर सकते हैं, आप इस पे जो है ना कैले हैमिल्टन लगा सकते हैं, इसे बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स कहलाता है। इससे आप पोल जीरोस डिटरमिन कर सकते हैं, इससे बहुत सारे सोल्यूशन के ट्रेंड्स आप सब मालूम कर सकते हैं कि फॉर सर्टेन इनपुट सर्टेन आउटपुट्स क्या बनेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा रिलेट कर सके। इस बुक ने तो ऐसी बात नहीं की है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए ये बात। बहरहाल ये है कि मेरे पास ये मार्कोव चेन का मॉडल है, और विद दिस मॉडल आई कैन प्रिडिक्ट द ट्रेंड्स, आई कैन प्रिडिक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब वो सारा सिंपल, अगर आपको वो मॉडल समझ में आ गया है मार्कोव चेन का, तो दीज इक्वेशन आर ऑल वेरी सिंपल। तो आर एन आपके पास परसेंटेज ऑफ वोटर्स टू रिपब्लिकन हो गया, डी एन डेमोक्रेट्स हो गया, और आई एन इंडिपेंडेंट्स हो गया, और आर एन +1 द नेक्स्ट इज इक्वल टू 75% ऑफ द आर एन पीपल, मतलब रिपब्लिकन कोई वोट देंगे, 20%
डेमोक्रेट वाले Rn+1 को वोट देंगे और 40% इंडिपेंडेंट वाले इनको वोट देंगे। अब ये ध्यान में रखना, ये Rn+1 की इक्वेशन है। तो Rn+1 की इक्वेशन मेरे पास सिस्टम के अंदर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 0.2 फ्रॉम द डेमोक्रेट्स and 0.4 from the independents and 0.75 from the Republican people itself. So this is Rn+1. Is 0.75 Rn, 0.2 Dn, 0.4 In. यहाँ पे आप गौर से देखो तो आपके पास ये हो गया 0.4 आपके पास ये इंडिपेंडेंट से आ गए और ये 0.2 आपके पास डेमोक्रेट से आ गए कि रिपब्लिकन को कौन वोट देंगे Rn+1। तो वो ये इक्वेशन आपके पास, यहाँ सारी इक्वेशन जो है ये आप बिल्डअप कर सकते हैं इस तरह करके। नाउ अब वो यहाँ पर ये करता है कि इसको सिमुलेट करता है। जब सिमुलेट करता है तो यहाँ पे उनको रिपब्लिकन्स, इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेट्स उसको उसने इनिशियलाइज किया। जब इनिशियलाइज किया उसके लॉन्ग रन जो आपके पास जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर है कि रिपब्लिकन्स की आपके पास जो मतलब ये कि पॉपुलैरिटी वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेट्स। ये इन इक्वेशंस का ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है। मैटलैब के अंदर मैं रन करूंगा एंड आई कैन डिटरमिन द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। Assume that initially 1/3 of the voters are Republicans, 1/3 Democrats और 1/3 Independent। मतलब ये है कि बिल्कुल 33.33% जो है ना इक्वली डिवाइड कर दिया। तीन पार्टीज थी, तीनों के अंदर आपके पास मतलब ये इक्वल मतलब ये कि पॉपुलैरिटी थी। लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म बिहेवियर ये कहता है कि जो मैं 10 साल का डेटा गैदर किया कि अल्टीमेटली रिपब्लिकन्स जो है ना उनकी तरफ लोगों का टिल्ट ज्यादा हो जाएगा। We then obtain the numerical result shown in table 6.2 for the percentage of voters in each group at each period n. The table shows that in the long run and after approximately 10 time periods, 10 time periods n का मतलब अगर 1 है, हर साल का डेटा गैदर करें तो 10 साल के बाद क्या होगा, approximately 56% of the voters cast their ballots for the Republican candidate. So ultimately 56%, तो ये यहाँ पर 56% और 19% डेमोक्रेट्स का हो गया, 25% इंडिपेंडेंट्स का हो गया। तो ये सारा का सारा डेटा पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ दोबारा मैं बार बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारा का सारा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग है। ये सब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग है, ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। ये आपके पास सब आपके पास जब इनिशियलाइज किया मैंने और इनिशियलाइज करने के बाद ये 0.33 से इनिशियलाइज किया, अल्टीमेटली इनको मैंने रन किया, लॉन्ग टर्म बिहेवियर ये आपके पास सामने आ गया जो वहां पे प्लॉट किया गया। Markov chain summary. A Markov chain is a process consisting of a sequence of events with the following properties. An event has a finite number of outcomes called states. The process is always in one of these states. तो कोई एक ना एक स्टेट के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा। At each stage or period of the process, a particular outcome can transition from its present state to any other state or remain in the same state. तो भाई लूप बैक करके वापस अपनी स्टेट में आ सकता है या फिर वो दूसरी स्टेट में जा सकता है। और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हम डिटरमिन करते हैं। The probability of going from one state to another in a single state is represented by a transition matrix, और इसको state transition matrix भी कह सकते हैं, for which the entries in each row are between 0 and 1. Each row sums to 1. तो ये कि पूरी की पूरी रो जो आपके पास sum up करेगी, it will sum up to 1. These probabilities depend only on the present state and not on the past states. तो अभी जो भी आपके पास जो present state है उस पर डिपेंड करेंगी अगली को डिटरमिन करने के लिए। मतलब क्या कि यहाँ पर इक्वेशन ये लिखी हुई है, Rn+1 is 0.75 Rn plus something Dn plus something In। तो वो कहते हैं कि ये कोई बहुत पुरानी स्टेट्स को जो है ना मतलब ये कि उस पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि जी Rn+1 0.75 Rn plus 0.2 Rn-1 plus 0.05 Rn-2, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये जो पास्ट स्टेट्स आपके पास होती है उन पर डिपेंड नहीं कर रहा। जो करंट वैल्यू है ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। मतलब ये करंट वैल्यू ऑफ Dn, करंट वैल्यू ऑफ In, करंट वैल्यू ऑफ Rn। अच्छा, ये आगे बिल्कुल अलग टॉपिक है, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। जो अभी हमने देखा वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था, दैट वाज ऑफ मार्कोव चेन्स। और यहाँ पे मॉडलिंग कंपोनेंट एंड सिस्टम रिलायबिलिटी कि किस तरह जो है ना वो हम मॉडल मतलब ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास
एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और उसके अंदर मुख्तलिफ सब सिस्टम्स हैं, तो हम ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी की कैसे बात कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन। डू योर पर्सनल कंप्यूटर एंड योर ऑटोमोबाइल परफॉर्म वेल फॉर अ रीजनेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? इफ दे डू, वी से दैट दीस सिस्टम्स आर रिलायबल। तो रिलायबल हमारे पास मतलब ये चीज होती है, द रिलायबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम इज दैट is or system is the probability that it will not fail over a specific time period n। तो मतलब इस टाइम पीरियड n के अंदर भाई ये फेल नहीं करेगी, और इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है कि भाई 90% है, 99% है कि ये फेल नहीं करेगी, तो ये रिलायबिलिटी कहलाती है। लेट्स डिफाइन एफ टी टू बी द फेलियर रेट ऑफ एन आइटम कंपोनेंट और सिस्टम ओवर द टाइम टी। सो एफ टी इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एफ टी आपके पास जो है ना एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ये बताती है कि भाई मतलब ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी का क्या रेट है, ये कब आपके पास जो है ना ये फेलियर में चली जाएगी। लेट एफ टी, कैपिटल एफ जो आपके बी द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन corresponding to ft as we discussed in section 5.3। मतलब आपके पास सिंपल इंटीग्रेट कर दो तो यू विल गेट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और अगर सिंपल आपके पास जो पीडीएफ आपके पास होता है वो क्या बोलते हैं, एफ, ये जो आपके पास क्यूमुलेटिव होता है ये आपके पास ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, और मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा होता हूँ पीडीएफ को टू गेट द सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा, we define the reliability of the item component or system by RT equal to 1 minus FT, मतलब 1 minus the cumulative distribution function, उससे हम डिफाइन करते हैं रिलायबिलिटी को। Thus the reliability at any time t is 1 minus the expected cumulative failure rate at that time। मतलब ये कि ओवरऑल इसका क्या फेलियर रेट रहा है शुरू से लेकर अब तक, उसको सबको मैं सम अप कर दूंगा, तो आई गेट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव आपके पास जो है ना फेलियर रेट है, और अगर 1 माइनस कर दूंगा तो रिवर्स हो जाएगा, उसका रिलायबिलिटी का पता चल जाएगा मुझे। Reliability of complex systems, human machine systems, whether electronic or mechanical, consists of components, some of which may be combined to form subsystems. We want to build simple models to examine the reliability of complex systems. We now consider design relationships in series, parallel, or combination of these। अब हम ये गौर से देखते हैं, और फिर कि भाई अगर सिस्टम सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं या कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो उनका आपके रिलायबिलिटी हम किससे डिटरमिन कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हमने कह दिया कि इफ वी हैव द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, we integrate the probability distribution function, we get a cumulative distribution function। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कोई बहुत अच्छी एग्जांपल तो नहीं दे रहा, लेकिन अगर मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, तो मेरे पास जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना वो आगे तो इस तरह करके बनेगा, विच इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मैं असल में इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ टू गेट दिस वन, और मुझे अगर रिलायबिलिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट इन टाइम तो मैं उसकी एफ वैल्यू निकालूंगा, दिस इज एफ। तो मैं एफ की वैल्यू डिटरमिन करूंगा, और 1 माइनस द क्यूमुलेटिव इज द रिलायबिलिटी। Although individual item failure rates can follow a wide variety of distributions, we consider only a few elementary examples। तो यहाँ बेसिक एग्जांपल्स डिस्कस की जाती हैं, सम वेरी बेसिक एग्जांपल्स कि आप सिस्टम ओवरऑल सिस्टम की जिसमें 3 4 5 सब सिस्टम्स लगे हुए हैं, अब उनकी रिलायबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। सीरीज सिस्टम्स, तो अगर मेरे पास 3 सिस्टम सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, 3 सिस्टम मतलब बहुत सारे, मतलब ये कि इंजीनियरिंग में सिस्टम्स होते हैं या मल्टीपल सिस्टम्स आपके पास सीरीज में होते हैं। A series system is one that performs well as long as all of the components are fully functional। और consider NASA's space shuttle's rocket propulsion system as displayed in figure 6.8। उन तीनों की उसने reliability निकाली, R1, R2, R3, ये उनकी reliability है। This is an example of a series system because failure for any one of the independent booster rockets will result in a failed mission। कोई एक भी अगर फेल हो जाएगा, ओवरऑल सिस्टम फेल हो जाएगा। तो if the reliabilities of the 3 components are given by R1T, R2T, R3T, या अगर 0.9, 0.95, 9.96 है, तो ओवरऑल सिस्टम रिलायबिलिटी क्या बनेगी, आई मल्टीप्लाई दीस 3 प्रोबेबिलिटीज रिलायबिलिटीज, तो मुझे पास ये वैल्यू बनी 0.8208। Note that in a series relationship the reliability of the whole system is less than any single component's reliability। तो अब मतलब ये कि जो सबसे इसकी मिनिमम रिलायबिलिटी होगी दैट इज 0.9, तो आपके पास ये ओवरऑल रिलायबिलिटी उससे भी कम होगी, क्योंकि अगर कोई भी एक सिस्टम आपके पास फेल हो जाता है तो ओवरऑल सिस्टम पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। तो ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी जो है ना एक सिंगल कंपोनेंट की
रिलायबिलिटी से कम होती है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट और जो बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज भी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक बीच में आया तो मैंने कहा मैं इसको मतलब जरूर डिस्कस कर लूं। अच्छा, पैरेलल सिस्टम्स के अंदर अगर हमारे पास सिस्टम पैरेलल है तो जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा जी वी हैव इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कंसिडर द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ अ नासा स्पेस शटल एज डिस्प्लेड इन फिगर 6.9। और ये एक माइक्रोवेव रेडियो है, एक एफएम रेडियो है आपके पास। नोट दैट देयर आर टू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, either of which can operate to provide satisfactory communication with NASA control if the independent component reliabilities for these communication systems are R1 0195 और 0196। तो आपके पास ये 95 और 96 है। तो ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी? तो वहां यहां पर फॉर्मूला कहता है RT RS द रिजल्टेंट reliability, the system reliability for the when the systems are in parallel is R1 plus R2 minus R1 R2, which is this one 0.95 plus 0.96 minus this one 0.998। वो ये कहता है यहाँ पे बिल्कुल उसके इनवर्स बात है सीरीज वाले के। सीरीज वाले के अंदर पैरेलल हम कह सकते हैं कि सिस्टम्स आर रिडंडेंट। रिडंडेंट, बिल्कुल बिल्कुल रिडंडेंट सिस्टम्स है। और ये है कि हम वो क्योंकि यहाँ पे जैसे माइक्रोवेव रेडियो है, एफएम रेडियो है, तो ये है कि भाई इसलिए है कि भाई कोई एक माल फंक्शन करे तो हमारे पास जो है ना वो मतलब वर्स्ट केस के अंदर कॉन्टिजेंसी प्लान हमारे पास हो। नोट दैट इन पैरेलल रिलेशनशिप द सिस्टम रिलायबिलिटी इज हायर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट रिलायबिलिटीज। तो मतलब अगर इंडिविजुअल जैसे एफएम रेडियो की 0.96 थी और माइक्रोवेव की 0.95 थी, तो ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी जो है ना 0.998 है कि मैं मेरी इतनी प्रोबेबिलिटी है 0.998 कि मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो आई हैव दिस रिलेशनशिप। अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे पास हो जाता है तो मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे? अगर मेरे पास तो मैं दोनों का इंडिविजुअली रिजल्टेंट डिटरमिन करूंगा, उसके बाद फिर उनको मैं सीरीज में जिस तरह ट्रीट करूंगा। मतलब क्या कि जी मेरे पास RS1 will give me the reliability for this system and RS2 will give me the reliability for this system। फिर मैं इन दोनों को, क्योंकि ये आपके पास सीरीज में हो गए, मैं इन दोनों की रिलायबिलिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा, आई गेट दिस रिलायबिलिटी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम 0.8192। तो ये ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी है। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि असल में यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग को डिस्कस कर रहे थे, इसलिए उसने ये टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। लीनियर रिग्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन चैप्टर 6। ये अपने पहला जो है ना वो बेसिक मतलब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग को देखा। सेकंड हमारे पास जो है ना मतलब पहले वाले के अंदर हमने मार्कोव चेन्स को उन सबको देखा। और अब जो है ना हमारे पास हम इसको लीनियर रिग्रेशन को देखते हैं। लीनियर रिग्रेशन हम अब बहुत डिटेल में चैप्टर 3 में हम देख चुके हैं। लीनियर रिग्रेशन का मतलब सिंपल ये है कि आपके पास कोई लाइन है, उसको आपने डेटा पे फिट किया और यू यूज सम एल्गोरिथम, और जो हमारे पास एल्गोरिथम लीस्ट स्क्वायर्स के एल्गोरिथम हम यूज कर रहे थे, और विद द डेटा आई वाज डिटरमिनिंग द मॉडल पैरामीटर्स। मतलब क्विकली आई हैव दिस डेटा और मैं एक लाइन फिट कर रहा हूं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन, दैट इज ax प्लस b y। और मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स है वो डेटा पॉइंट्स से मैं किसी तरह लीस्ट स्क्वायर यूज करता हूं फ्रॉम द डेटा पॉइंट्स। I use LS to determine the model parameters A and B। ये बात बहुत डिटेल में चैप्टर 3-4 में कई दफा गुजरी। अच्छा, in chapter 3 we discuss various criteria for fitting models to corrected data, in particular the least square criteria that minimizes the sum of the square deviations was presented। तो ये हमने डिटेल में देखा, इसको हमने यूज भी किया, सॉल्व करके पैरामीटर की वैल्यूज भी निकाली। We showed that the formulation of minimizing the sum of the square deviations is an optimization problem। ये हमने देखा उसके अंदर कि भाई ये optimization problem है, क्योंकि we were trying to minimize the sum of the squared errors, और हम किसी तरह हम बैलेंस करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना सम जो है ना मतलब एरर के स्क्वायर्स का वो मिनिमाइज हो जाए। Until now we have considered only a single observation yi for each value of the independent variable। अभी तक हमने ये काम किया कि जी हमारे पास अगर कोई x है ना उस पे y की सिंपल एक वैल्यू है, लेकिन लेट सपोज अगर उसी x पे y की दूसरी वैल्यू भी होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, मतलब ये कि ओवरऑल मॉडल पे इम्पैक्ट क्या आएगा, हम क्या कह सकते हैं
ए की वैल्यू एक्स की, उसमें 2 वैल्यूज आई की आ गई। तो यहाँ पे वो कुछ स्टेटिस्टिक्स मतलब इंट्रोड्यूस करेगा, कुछ स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमारे लिए थोड़ा समझना आसान हो जाएगा कि जो हमने मॉडल फिट किया है वो सही भी है या नहीं है। However, what if we have multiple observations for same x, we have multiple y's. In this section, we exploit a statistical methodology for minimizing the sum of the square deviations called linear regression. तो linear regression में exactly वही concept है, लेकिन इसमें मतलब जब हम analyze कर रहे होते हैं तो कुछ और parameters भी हम देख रहे होते हैं। So objectives यहाँ पर linear regression में to illustrate the basic linear regression model and its assumptions, to define and interpret the statistic R square। ये R square क्या चीज होती है ये भी आगे आएगी। और हमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इन स्टैटिस्टिक्स को समझे कि जो इनके नंबर्स आ रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है, उसका मतलब क्या बनता है, क्या हमारा मॉडल अच्छा है, बुरा है, क्या हम उसको फर्दर रिफाइन करें या उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें। टू इलस्ट्रेट अ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन फॉर द फिट ऑफ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल बाय एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रेसिडुअल स्कैटर प्लॉट्स। तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये सबसे पहले तो हमारे पास बेसिक लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसकी असम्पशंस, उसके बाद आर स्क्वायर जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो क्या चीज होती है, और फिर हम जो है ना फाइनली रेसिडुअल्स जो है ना उनके स्कैटर प्लॉट बनाएं, और फिर हम उसको एनालाइज करें कि भाई मेरा जो मॉडल मैंने फिट किया ये सही भी है या नहीं है। तो हमें तीनों बातें अभी लाइन में देखते हैं। लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपके पास yi इज इक्वल टू axi प्लस b, ये आपके पास एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, और ये सारी इक्वेशन जो नॉर्मल इक्वेशंस कहलाती हैं ये हम पहले ड्राइव कर चुके हैं 6.5 वाली। और ये आपके पास स्लोप हो गया या वाई इंटरसेप्ट हो गया उसका लाइन का, जो हम डिटरमिन कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा। ठीक है, ये सब वो बातें जो हम पहले देख चुके हैं। अगर आप में किसी को जहन में हो या ना हो, ये नॉर्मल इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं, ये बेसिकली सम ऑफ द स्क्वायर एरर्स जो आपके पास होता है, ये उस पे हम जो है ना वो कैलकुलस अप्लाई करते हैं। वहां पे हम उसके क्रिटिकल पॉइंट्स डिटरमिन करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स डिटरमिन करते हैं उसके बाद उसको जीरो पुट करते हैं, और फिर उससे हमारे पास ये नॉर्मल इक्वेशन सारी की सारी रिजल्ट करती हैं। ये बात उस वक्त गुजरी थी जब मैं चैप्टर 3 एक्सप्लेन कर रहा था। बहरहाल ये मेरे पास मॉडल पैरामीटर्स स्लोप और वाई इंटरसेप्ट मैंने डिटरमिन कर लिया। अब डिटरमिन कर तो लिया, अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई ये जो मेरे पास मॉडल आया है ये बहुत बेहतर मॉडल है या बहुत बुरा मॉडल है, हाउ कैन आई से दिस थिंग। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इंडिसेस हैं, कुछ आपके पास स्टैटिस्टिकल वैल्यूज पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस से हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा मॉडल अच्छा है या बुरा है। We now add several additional equations to aid in the statistical analysis of the basic model. The first of these is the error sum of squares given by। तो ये वो बेसिकली वही चीज है जो पहले मैंने आपको बताया, ये एरर्स का स्क्वायर है, उसका सम है। तो इंडिविजुअल एरर को मैंने yi माइनस जो yi है, ये मेरे पास data coming from the model, this is the sensor data, और axi plus b आपके पास predictions from the model. The first of these is the error sum of squares given by this one, which reflects variation about the regression line. The second concept is the total corrected sum of squares of y defined by SST. तो SST आपके पास है। SST क्या चीज है, yi minus y bar। तो yi तो आप में से हर एक अंडरस्टैंड करता है। What is y bar? मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं और मेरे पास लेट्स सपोज 3 पॉइंट है, तो ये मैं कह सकता हूं मेरे पास x1 हो गया, x2 हो गया, मेरे पास x3 हो गया। ये मेरे पास y1 हो गया, ये मेरे पास y2 हो गया, ये मेरे पास y3 हो गया। तो मेरे पास डेटा पॉइंट्स हो गए, और मुझे जो है वो ये मेरे पास yi की वैल्यूज है। व्हाट इज y बार? y बार आपके पास एवरेज आउट वैल्यू है, और वो सिंगल वैल्यू, लेट सपोज वो एवरेज आउट वैल्यू आपके पास जो है ना वो ये वैल्यू है। दिस इज y बार। वो आगे उसको डिफाइन करता है, वेयर y बार इज एवरेज ऑफ द y वैल्यूज फॉर द डेटा पॉइंट्स। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं y बार summation i is equal to 1 to n all the yi's और divided by 1 by n। So a very simple formula for y bar कि भाई ये एवरेज आउट वैल्यू है, और ये अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो y बार कुछ इस तरह करके बनेगा, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन।
जो स्ट्रेट पर्पल लाइन आपके पास है। The number y bar is also the average value of the linear regression line y equal to x plus b over the range of data. Equation 6.8 and 6.9 then produce the regression sum of squares given by the equation. अब ये तीसरा एक और पैरामीटर SSR जो कहलाता है, SSR आपके पास हो गया SST माइनस SSE। तो SSE आपके पास जो है वो सिंपल आपके पास जो है वो डेविएशंस है, डेविएशन बिटवीन द प्रेडिक्शंस एंड द एक्चुअल डेटा, और SST आपके पास जो है डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल डेटा एंड द y बार लाइन। y बार आपके पास सिंपल मैंने यहाँ बता दिया कि आपके पास एवरेज आउट करके बनाते हैं। तो SSR आपके पास जो है दैट इज SST माइनस SSE, दैट इज SSR रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स कहलाता है। इसके क्या एडवांटेज है ये आगे हम अभी देखते हैं। The quantity SSR reflects the amount of variation in the y values explained by the linear regression line। क्या आपके पास वो बताते हैं कितनी वेरिएशन है, मतलब ये जो लीनियर रिग्रेशन लाइन है और एवरेज वैल्यू के अंदर when compared with the variation in the y values about the line y is equal to y bar। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे तीन बातें हो गई। एक मेरे पास एक्चुअल डेटा हो गया, एक मेरे पास लीनियर रिग्रेशन की लाइन हो गई, और एक मेरे पास ये एवरेज y बार की लाइन है। ये तीन बातें हो गई। तो y माइनस y बार जो आपके पास कहलाता है that is SST, that is SST। From equation 6.10, SST is always at least as large as SSE. For this fact prompts the following definition of the coefficient determination R square, which is a measure of it for the regression line। तो R square आपके पास हो गया 1 minus SSE over SST। इसकी डेरिवेशन तो उसने नहीं दी, तो बाय डेफिनेशन मतलब ये है कि उसने ये कहा कि R square इक्वल टू 1 minus SSE over SST। जब ये मेरे पास है, हमारा प्रॉब्लम, हमारा जो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम इनकी वैल्यूज डिटरमिन करके क्या हम उससे कुछ मॉडल पे कमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारा मेन टारगेट यहाँ पर ये है। Interpretation of the coefficient of determination R square. If R square is equal to 0.81, for instance, then 81% of the total variation of the y values from the line y equal to y bar is accounted for by linear relationship with the values of x। तो वो कहता है कि अगर आपके पास की वैल्यू बड़ी है, नियर टू 1 है, तो उसका मतलब है कि जो डेटा के अंदर ट्रेंड था वो आपकी जो है ना मॉडल स्ट्रक्चर ने, मॉडल है, आपने उसको कैप्चर कर लिया अगर R स्क्वायर की वैल्यू नियर 1 है। Thus, the closer the value of R square to 1, the better the fit of the regression line model to the actual data. If R square is equal to 1, then the data lie perfectly along the regression line. The value of R square does not depend on which of the two values variable is labeled x and which is y। तो मतलब उसे कोई परवाह नहीं है कि आपके पास x को और y से रिप्लेस कर दो, y को x से रिप्लेस कर दो। The value of R square is dependent of the units of x and y। तो यूनिट्स पे भी डिपेंड नहीं करता, तो R square आपको एक अच्छा इंडिकेशन देता है। रेसिडुअल्स ये पहले भी मुस्तकिल गुजर चुका है कि आपके पास जो है प्रेडिक्शन फ्रॉम द मॉडल, तो प्रेडिक्शन फ्रॉम द मॉडल आपके पास ये हो गया, और दिस इज एक्चुअल डेटा। इनके दरमियान जो आपके पास डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल्स। Another indicator of reasonableness of the fit is a plot of the residuals versus the independent variable। ठीक है, तो मैं रेसिडुअल को प्लॉट करूंगा अगेंस्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल which is x in this case। Recall that the residuals are the errors between the actual and the predicted values। तो ये मैंने बता दिया कि भाई आपके पास एक्चुअल वैल्यूज कौन सी हैं, ग्रीन वैल्यूज हैं, और आगे प्रेडिक्टेड कौन सी हैं, आगे ब्लू वैल्यूज हैं। If you plot the residuals versus the independent variable, मतलब x के अगेंस्ट अगर मैं प्लॉट करता हूँ, we obtain some valuable information about them। अगर रेसिडुअल्स को हमने प्लॉट करते हैं तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। The residuals should be randomly distributed। अगर आपने मॉडल अच्छा बनाया है तो रेसिडुअल्स जो है ना शुड बी मॉडल randomly distributed and contained in a reasonably small band that is commensurate with the accuracy of the data। तो अगर भाई माइनस अगर 10 to the power -3 के अंदर आपका डेटा अवेलेबल एक्यूरेट है, तो आपके पास जो एरर का प्लॉट है वो 10 to the power -3 में होना चाहिए। A pattern or trend in the residuals indicate that a forecastable effect remains to be modeled। अगर आपके पास जो रेसिडुअल्स के अंदर कोई ट्रेंड आ गया, आपने जब सब कुछ काम कर लिया रेसिडुअल्स आपने कंप्यूट किया, उसमें कोई ट्रेंड आ रहा है, तो कहना है ओरिजिनल मॉडल स्ट्रक्चर आपका सही नहीं था, मॉडल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करो। The nature of the pattern often provides clues to how to refine a model। अगर हम जो है ना यहाँ पे अब एग्जांपल आप देख सकते हो, ये मेरे पास रेसिडुअल्स, ये यहाँ पे ये फैनिंग आउट, यहाँ पे आपके पास ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है और यहाँ पे कर्वीलिनियर है। तो कुछ ना कुछ ट्रेंड जो है ना इन तीनों के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो मॉडल स्ट्रक्चर था वो इतना रिच नहीं था कि उसने पूरे के पूरे जो है ना वो कैप्चर नहीं किया। अगर वो कैप्चर करता ना तो मेरा जो
अल्टीमेटली रेसिड्यूल्स का प्लॉट होना चाहिए था, वो इस तरह करके होना चाहिए था, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता अराउंड द ओरिजिन। अगर मेरा प्लॉट बहुत मेरा मॉडल बहुत अच्छा, अगर मेरा मॉडल अच्छा नहीं है, उसके अंदर कोई इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा इफेक्ट है जो मॉडल करना जरूरी था और आपने मॉडल नहीं किया, आपने पैरामीटर इंक्लूड नहीं किया अपने सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे पॉन्डिरोसा पाइन्स, यहाँ पे सिंपल दरख्त है जिसका डेटा मैंने गैदर किया, और 4 मैंने मॉडल्स यहाँ पे, ये सारा डेटा है दैट वाज गैदर्ड, दिस वाज ऑल द डेटा व्हिच वाज गैदर्ड, और ये उसका ट्रेंड है। तो ये आपके पास एक मतलब ये कनकेव हब का ट्रेंड है। तो अगर मुझे मॉडल स्ट्रक्चर चूज करना है, तो पहले बात गुजर चुकी है चैप्टर 4 में कि लैडर ऑफ पावर्स को मैं देखूंगा, किसी तरह इसको नीचे लाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे उसने ये 4 मॉडल्स दिए कि आपके पास v इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, v इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, और फिर एडी क्यूब प्लस बी और एडी स्क्वायर प्लस बीटा। अच्छा, इसके मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन उसने लिखी है, लेकिन उसने कहा भाई 4 मॉडल्स मेरे इस प्लांट के हो सकते हैं, मेरे इस प्लांट के अगर मुझे उसको वॉल्यूम डिटरमिन करना है तो ये 4 मॉडल हो सकते हैं। फिर उसने इन चारों मॉडल्स पे आपके पास क्या ख्याल है, ये डेट, ये आपके पास वैल्यूज कैसे आई है, कौन बताएगा? आप में से कोई आदमी अगर मौजूद है और सुन रहा है, जी सर। ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास डेटा कहां से आएगा? ये वही लीस्ट स्क्वायर से निकालेंगे हाँ, सर, वही लीस्ट स्क्वायर मेथड से। लीस्ट स्क्वायर से निकालेंगे। वेरी गुड, लीस्ट स्क्वायर से आपने निकाल लिया, उसके बाद फिर आपने सारा ये बिल्डअप करना शुरू किया, सारा इंडिसेस और आपने कंपैरिजन। तो यहाँ पे आप गौर से अगर देखेंगे जी, मेरे पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो तो बड़ी शानदार आ रही है, 0.97, 0.97, 0.97 और 1.99। तो भाई सबसे इसके अंदर जो खराब वैल्यू है वो 0.972 की वैल्यू है, उसके अलावा जो है ना वो बाकी तो सारी बहुत अच्छी वैल्यूज हैं। तो ये 0.972 जो आगे वैल्यू है तो इस मॉडल की है। यहाँ पे हम इसका स्कैटर प्लॉट देखते हैं। जब हमने स्कैटर प्लॉट देखा तो स्कैटर प्लॉट के अंदर भी हमको ये बात समझ में आती है कि ये वाहिद आपके पास जो थर्ड वाला मॉडल है उसके अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है। बाकी आपके पास ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन इस वाहिद के अंदर ट्रेंड मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो मॉडल है 0.152 डी स्क्वायर, इसके अंदर कोई ऐसा पैरामीटर जो आपने इंक्लूड नहीं किया वो आपने इंक्लूड करना छोड़ दिया है। तो ये हमारे पास रेसिड्यूल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उससे हमें पता चलता है कि हमने कितनी गलती की है। नोटिस दैट द आर स्क्वायर वैल्यूज आर ऑल क्वाइट लार्ज, ये बड़ी है जनरली, which indicates a strong linear relationship। तो इसका मतलब ये है कि भाई लीनियर रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक या पैराबोलिक है। The residuals are calculated using equation 6.12 and their plots are shown in figure 6.17। जो भी मैंने आपको रेसिड्यूल्स सारे दिखा दिए। Recall that we are searching for a random distribution of the residuals having no apparent pattern। कोई apparent pattern नहीं होना चाहिए, नजर नहीं आए वो और randomly distributed हो। Note that there is an apparent trend in the errors corresponding to the model, which third वाला जो मैंने आपको बताया था v equal to 0.152 d square। We would probably reject or refine this model based on this plot while accepting the other models that appear reasonable। हमारे पास अगर किसी certain phenomena की मॉडलिंग की जा रही है तो ये सारे मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन के मॉडल आपका मतलब ये इट इज मेकिंग सम सेंस, और ये बिल्कुल ही एक यूजलेस बात है। हमारा चैप्टर 6 यहाँ पे एंड हो गया। वी विल टेक अ ब्रेक और फिर वही बात है असर के बाद हम शुरू करते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर 7 को जो है ना वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो इंशाल्लाह आज हम वाइंड अप कर लें। जो भी डिस्कशन होगा वो इंशाल्लाह मतलब उसके बाद फिर एक साथ ही इंशाल्लाह कर लेंगे। मैं भी मीटिंग को पॉज कर देता हूँ, हम इसको देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 7 को। मतलब चैप्टर 6 के अंदर बहुत बेसिक बातें थी जो हमने मतलब ये कि अभी ब्रेक से पहले देखी, हम इसको गौर से देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर जो मेजर ऑब्जेक्टिव आपके पास वो यहाँ पे लीनियर प्रोग्राम को सॉल्व करना। अब लीनियर प्रोग्राम वो आगे आएगा, और जो हमने चैप्टर 3 के अंदर बेसिकली जो हमने ऑप्टिमाइजेशन के बाद क्राइटेरिया देखे थे जो यहाँ पे इस स्लाइड पर डिस्कस करता हूँ मैं, उनमें से सिर्फ एक को हमने सॉल्व किया था, बाकी को सॉल्व नहीं किया था, तो वो यहाँ पे हमें उसको देखना है। इन चैप्टर 3 वी कंसीडर 3 क्राइटेरिया फॉर फिटिंग अ सिलेक्टेड मॉडल टू अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हमारे पास पहला जो था मिनिमाइज सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस। तो ये वाला मेथड वहां पे लिख दिया गया था चैप्टर 3 के अंदर कि ये मतलब इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, और ये आगे चैप्टर 7 में देखा जाएगा। तो हमारा मेन मतलब ये कि ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किस तरह इसको समझें कि हाउ आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहले मैं इस प्रॉब्लम को पूरा दोबारा एक दफा रिव्यू करवा देता हूँ। सेकंड आपके पास मिनिमाइज द लार्जेस्ट ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन और चेबीशेव क्राइटेरिया था, और थर्ड आ गया मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस था, तो लीस्ट स्क्वायर्स था। तो ये हमने बहुत डिटेल में देखा था, लीस्ट स्क्वायर सब कुछ था, लेकिन नंबर 1 जो था मिनिमाइज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस,
ये हमने नहीं देखा था, ठीक है। अरे इसके अंदर यहाँ पे मैं दोबारा कि जी यहाँ पे मतलब क्या, मतलब ये बात इतनी दफा बार बार गुजर चुकी है, लेकिन जस्ट टू रीआइट्रेट कि जी मेरे पास एक लाइन है और ये मेरे पास लाइन, और ये लाइन, इसके अंदर जो मेरे पास एब्सोल्यूट डेविएशंस है उनका सम, तो एब्सोल्यूट डेविएशंस मेरे पास यहाँ पर जो है दीज आर द एब्सोल्यूट डेविएशंस। ये पहली एब्सोल्यूट डेविएशन हो गई, ये सेकंड एब्सोल्यूट डेविएशन हो गई, ये थर्ड एब्सोल्यूट डेविएशन हो गई। लेट्स कॉल दिस R1, R2 एंड R3। और आपके पास सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन जो आपके पास है, सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस, तो आपके पास दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इनका सम जो है उसको मैंने मिनिमाइज करना है। और ये कि वहां पर ये बात हमने डिस्कस की थी कि for I is equal to R is equal to 1 to n, और इसको मिनिमाइज जो करना है तो मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये नॉर्मल कैलकुलस से मैं सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर मसला ये है कि मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज नॉट कंटिन्यूस, वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन बन जाता है। जो ऑप्टिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ये आपके पास एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस नहीं है। और ये कि इसकी वजह से मैं नॉर्मल जो आपके पास मेथड्स हैं कैलकुलस के कि मतलब डेरिवेटिव लेना, क्रिटिकल पॉइंट डिटरमिन करना, और वो सब काम मैं नहीं कर सकता। तो नंबर वन आपके पास, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये कि हम इसको देखें। अच्छा, बाकी ये कि चेबीशेव क्राइटेरिया, लीस्ट स्क्वायर्स, उसके अंदर हम देख चुके थे। Continued also in chapter 3 we use calculus to solve the optimization problem resulting from the application of the least squares। तो आपको सबको अंदाजा है कि भाई वहां पे हमने जो है ना वो डेरिवेटिव लिया था, डेरिवेटिव को जीरो करवा पुट किया था। मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर्स यहाँ पर ए, और मतलब ये कि अगर लाइन आपके पास y इक्वल टू ax प्लस b है, तो मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर्स a और b थे, तो मैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वहां पे s था विद रिस्पेक्ट टू a उसको जीरो करता था, और del s by del b उसको जीरो, और देन फ्रॉम दीज टू कंडीशंस आई डिराइव द नॉर्मल इक्वेशंस। ये सब वो बातें हैं वहां की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मेथड वो सीखना है। Although we formulated several optimization problems resulting from the first criterion to minimize the sum of the absolute deviations, we were unable to solve the resulting mathematical problem। तो ये वो बात है जो अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि जी we were unable to solve the resulting mathematical problem। जो आपके पास पहला क्राइटेरियन है जब हम उसको अप्लाई करते थे, मिनिमाइज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन, के सारे डेविएशंस उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज उनका सम, उसको हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। लीनियर प्रोग्राम, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास लीनियर प्रोग्राम क्या चीज है। इन चैप्टर 3 वी इंटरप्रेटेड द चेबीशेव क्राइटेरियन फॉर सेवरल मॉडल्स। फॉर एग्जांपल, गिवन अ कलेक्शन ऑफ m डेटा पॉइंट्स xi yi I is equal to 1 to m, हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, fit the collection to that line y is equal to x plus b determined by the parameters a and b that minimizes the greatest distance r max between any data points and its corresponding point on the line। तो ये हमारे पास जो चीज थी, ये हमारे पास दिस वाज चेबीशेव क्राइटेरिया, that is the largest absolute deviation r is equal to maximum yi minus yxi is minimized over the entire collection of data points। This criterion defines the optimization problem, minimize r subject to these conditions। ये उसके अंदर मैंने कंडीशन आपको बना के भी दिखाई थी, सब कुछ थी। यहाँ पे हम दोबारा इसको देख लेंगे। तो ये जो क्राइटेरिया यहाँ पर है जो चेबीशेव के अंदर होता है, वो तो ये होता है कि सिंपल आपके पास इसको, ये जो आपके पास है कि जो लार्जेस्ट एब्सोल्यूट डेविएशन है इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। और हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो वाला आपके पास नंबर 1 वाला, कि नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो एब्सोल्यूट डेविएशंस का सम है पूरा, विच इज दिस वन, हम इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये चीज हो गई। और ये वो चीज है जो चेबीशेव क्राइटेरिया हमने जो है ना ये पहले हमने देखा हुआ है कि मतलब प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मॉडलिंग, और ये कि यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, हम उसको सेटअप कैसे करते हैं पहले प्रॉब्लम को, और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। We offer a basic model providing a framework for discussing a class of optimization problems।
और बहुत बेसिक सी बात है, द प्रॉब्लम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेसिक मॉडल इंट्रिंसिक टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वी आल्सो डिस्कस वेरिएशंस फ्रॉम द बेसिक मॉडल। द बेसिक मॉडल इज दिस वन कि सिंपल ऑप्टिमाइज करना है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑप्टिमाइज एफ जे एक्स फॉर जे इन जे। अब यहाँ पर ये कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दे कैन बी मोर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। मतलब आपके पास ये कि मिसाल के तौर पे कि आपके पास बिग जे की वैल्यू लेट्स सपोज आपके पास 3 है, तो जे की वैल्यू आपके पास इट कैन हैव दीज वैल्यूज। तो मेरे पास 3 ऑब्जेक्टिव फंक्शन होंगे, f1x, f2x और f3x। तो ये मल्टी ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है कि आपके पास के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है जिनको मैं सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर एक बहुत ही उसने जनरल फॉर्म लिख दी है यहाँ पे कि जी आपके पास एफ जे एक्स विच इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर स्मॉल जे लाइंग इन बिग जे। तो बिग जे का मतलब है कि टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कितने हैं मेरे। तो ये भी आपको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कैसे हम बना सकते हैं। सब्जेक्ट टू दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। These are the constraints कि जी आई एक्स। अब हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स है वो आपके पास वो कहते हैं या फिर तो वो ग्रेटर देन समथिंग हो सकता है, या फिर इक्वल टू हो सकता है, या वो लेस देन हो सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि लेट सपोज कि ये जी 1 एक्स, और मेरे पास मैं कहता हूं कि बिग जो कैपिटल आपके पास आई है उसकी वैल्यू है लेट सपोज आपके पास 4। तो आई आपके पास होता है 1 2 3 4। तो यू हैव 4 कंस्ट्रेंट्स। तो पहला कंस्ट्रेंट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी g1x इज इक्वल टू b1। दूसरा कंस्ट्रेंट मेरे पास है इज ग्रेटर देन इक्वल टू b2। तीसरा कंस्ट्रेंट मेरे पास है, मैं भी इसकी एग्जांपल भी अभी आगे आएगी आपको समझ में आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू b3। और चौथा कंस्ट्रेंट मेरे पास है इज इक्वल टू b4 कि जी लेट सपोज मेरा जो है ना वो टेम्परेचर इतना होना चाहिए, प्रेशर इससे ग्रेटर होना चाहिए, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ये होने चाहिए, और सिस्टम का वॉल्यूम ये होना चाहिए। इस तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं। और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जी मैं जो है ना मतलब ये कि कोई एक सर्टेन जो है ना मतलब ये कि क्वालिटी मेंटेन करना चाह रहा हूँ। माय ऑब्जेक्टिव इज कि जी मैं कोई क्वालिटी मतलब ये कि कोई मैं कलर कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल किसी फैब्रिक को, तो उसका जो है ना मतलब ये है कि मैं टेक्सचर भी मेंटेन करना चाह रहा हूँ, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, और उसके कलर भी मेंटेन करना चाह रहा हूँ। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड आपके पास ओवरऑल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बनता है फॉर एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये उसकी बेसिक बातें हो गई। हम आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द नोटेशन, जो मैंने थोड़ा भी एक्सप्लेन कर दिया, ये फर्दर और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ऑप्टिमाइज मींस टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो बार दफा हमारे पास ऑप्टिमल हमारे पास जो वैल्यूज निकलती हैं उसका मतलब होता है कि जी मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट को मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, और मैं फॉर एग्जांपल एक जर्नी पे जा रहा हूँ, तो ये है कि मैं अपनी फ्यूल यूसेज को मिनिमाइज करना चाहता हूँ। इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो डिपेंडिंग कि मैं मेरा प्रॉब्लम क्या है, और उसके अंदर फिर जो है ना मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो डिफाइन करता हूँ, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या उसको मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ या मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज का मतलब दोनों होते हैं। The subscript J indicate that there may be one or more functions to optimize, जो मैं अभी बता चुका हूँ कि जी मल्टी ऑब्जेक्टिव आपके पास जो है ना वो प्रॉब्लम फिर बन जाता है। The functions are distinguished by the integer subscript that belongs to the finite set J. We seek the vector x naught। ये यहाँ पे नोटेशन का प्रॉब्लम है। तो आपके पास यहाँ पर x naught giving the optimal value for the set of functions fjx। तो ये कि मुझे अपनी स्पेस में, अपनी स्पेस का मतलब है लेट सपोज अगर मेरे पास ये सर्च स्पेस है जो कि इट्स वेरी सिंपल कि जी मेरे पास अगर ये सर्च स्पेस है विच इज x1 एंड x2, तो यहाँ पे मुझे जो है ना वो सर्च करना है, मुझे सर्च करना है। तो ये है कि मैं मोस्ट ऑप्टिमल वैल्यूज डिटरमिन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरी मोस्ट ऑप्टिमल वैल्यू ये है विच इज सर्टेन वैल्यू, x1 की कोई वैल्यू होगी और x2 की कोई वैल्यू होगी, x1 टिल्डा और x2 टिल्डा। तो मैं उसको जो है ना वो x नॉट कह रहा हूँ कि दिस इज माय x नॉट giving the optimal value for the set of functions। This the various components of the vector x are called the decision variables। तो decision variables आपके पास हो गए जैसे यहाँ पर x1 और x2। अगर आपके पास 3 या 4 या 5 या 6 वेरिएबल्स हैं तो फिर आप उनको प्लॉट नहीं कर सकते, लेकिन वो सब आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं जिनकी वैल्यू डिटरमिन करना लाजमी होता है।
इसके बाद यहाँ पर जब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, अभी हम एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस भी हैं, उसमें कंस्ट्रेंट्स भी हैं, सब कुछ है, उनको सॉल्व किस तरह किया जाता है। By adding subject to, we indicate that certain side conditions must be met. हमारे पास अगर कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई वो कंस्ट्रेंट्स वॉयलेट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, the objective is to minimize cost of producing a particular product. It might be specified that all contractual obligations for the product must be met. तो कुछ ना कुछ आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं जो अगर मेट होने चाहिए। Side conditions are typically called constraints. The integer subscript I indicate that there may be one or more constraint relations with that must be satisfied, as a G1, G2, G3, G4. A constraint may be an equality or an inequality. मतलब ये कि such as precisely meeting the demand for a product or such as not exceeding the budgetary limitations. तो ये सब आपके पास मतलब constraints के अंदर आता है। Finally, each constant bi जो आपके पास है represents the level that the associated constraint function gix must achieve. So right hand side आपके पास है, and because of the way optimization problems are typically written, it is often called the right hand side in the model. उनकी values क्या होनी चाहिए? Thus the solution vector x naught must optimize each of the objective function and simultaneously satisfy each constraint relationship. तो आपके पास ये है कि जो x naught आपने determine किया ultimately, जो आपके पास optimization के algorithm return करता है, वो x naught वो होना चाहिए जो constraints को भी meet करे और जो ऑब्जेक्टिव्स को भी सेटिस्फाई करे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी। नाउ वी लुक एट दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपके पास डिटरमिनिंग अ प्रोडक्शन स्केड्यूल। अ कारपेंटर मेक्स टेबल्स एंड बुक केसेस। अब ये बहुत एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन ये कम से कम हम उसको रिलेट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ। A carpenter makes tables and bookcases. He is trying to determine how many of each type of furniture he should make each week. The carpenter wishes to determine a weekly production schedule for tables and bookcases that maximizes his profits. It costs $5 and $7 to produce tables and bookcases respectively. और the revenue are estimated by the expression. अब ये revenue का उसने कोई estimate बनाया है। ये आपके पास this is the revenue, where x1 is the number of tables produced per week और के पास and this one where x2 is the number of book cases produced per week. तो ये आपके पास रेवेन्यू का उसका मॉडल है हो गया और ये उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। In this example, the problem is to decide how many tables and book cases to make every week. मतलब वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहा है। Consequently, the decision variables are the quantities of tables and book cases. तो मेरे पास x1 और x2 जो आपके पास है वो ये है, ये आपके पास x1 और x2 है। To be made per week, we assume that this is a schedule, so non-linear values or tables and on book cases make sense. अच्छा ये कि यहाँ पर ये बात कॉमन सेंस से थोड़ी सी मतलब ये कि डिफरेंट इस वजह से है कि आपका नॉन लीनियर मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज अगर टेबल्स या बुक केसेस की आएंगी तो यू कैन नॉट मेक 2.34 टेबल्स। लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सिंपल रखना चाहता हूं तो मैं नॉन इंटीजर वैल्यूज को एक्सेप्ट करता हूं। मतलब ये कि अगर आपका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आती हैं तो मैं कहता हूं 2.34 आया तो भाई इसका मतलब ये है कि कुछ टेबल्स बनना बाकी हैं, वो मैं अगले हफ्ते तक मैं उसको कंप्लीट करूंगा, जो इसकी असम्पशन है। That is, we'll permit x1 and x2 to take on any real values with their respective ranges. तो x1 और x2 की अगर कोई वैल्यूज होती हैं, the objective function is a non-linear expression representing the net weekly profit to be realized from selling the tables and book cases. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास यहाँ पे क्या बना कि जी मेरे पास मुझे अपना प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमाइज करना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे बनाना है और वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन x1 x2 पे डिपेंड करता है। दिस इज द रेवेन्यू और आपके पास माइनस द कॉस्ट, तो ये प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट आएगा ब्लू के अंदर जो आपके पास ये प्रॉफिट है फॉर द टेबल्स और आपके पास जो येलो के अंदर आपके पास है दिस इज द प्रॉफिट फॉर द बुक केसेस। तो ये आपके पास टेबल्स का हो गया, प्रॉफिट फॉर टेबल्स is 50x1 minus 0.2x1 square, ये उसका रेवेन्यू है माइनस 5x1, तो दिस द प्रॉफिट। इसी तरह आपके पास जो बुक केसेस का प्रॉफिट है वो 65x2 minus 0.3x2 स्क्वायर minus 7x2 है,
ये आपके पास बुक केसेस का ये प्रॉफिट है। अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, उसने सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दी है पर यहाँ पे उसको सॉल्व नहीं किया है। वो सिंपल बताना चाह रहे हैं कि भाई इस तरह करके हम प्रॉब्लम को सेटअप करते हैं। अच्छा, पिछले वाले एग्जांपल के अंदर कंस्ट्रेंट्स नहीं थे, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं कि जी मेरे पास कंस्ट्रेंट्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। Let's consider a variation to the previous scenario. The carpenter realizes a net unit profit of $25 per table and $30 per bookcase. तो मतलब ये कि पुराने प्रॉब्लम के अंदर तो उसने रेवेन्यू का एक मॉडल आपको दे दिया था कि भाई ये रेवेन्यू का मॉडल है। ये यहाँ पर ये नहीं कह रहा, वो यहाँ पर कहता है कि जी मतलब यहाँ पे कि भाई वो उसका नेट प्रॉफिट जो है ना वो $25 है पर टेबल और $30 पर बुक केस है। He is trying to determine how many of each piece of furniture he should make each week. तो प्रॉब्लम थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर इसको अपना प्रॉफिट पता है और इसको ये अंदाजा है कि भाई मुझे कितना, मतलब ये है कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मुझे कितनी जो है ना बुक केसेस और टेबल्स बनाने हैं। He has up to 690 board feet of lumber to devote weekly. तो मतलब इतना इसके पास लकड़ी मौजूद है, इतना वुड है, इतना इसके पास चिप बोर्ड है, प्लाई है, व्हाटएवर ये इसके पास है। टू द प्रोजेक्ट एंड अप टू 120 आवर्स ऑफ लेबर। तो ये इतना लेबर मौजूद है, इतना वो मौजूद है और अब इसको जो है ना मतलब ये है कि ये ऑप्टिमाइज करना है। He can use lumber and labor productively elsewhere if they are not used in the production of tables and bookcases. He estimates that it requires 20 board feet of lumber and 5 hours of labor to complete a table. ये सब मैथमेटिकल इक्वेशंस बनती चली जाएंगी, ये भी बनती चली जाएंगी। देन हम किसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और डिटरमिन करेंगे, मतलब इस प्रॉब्लम को, इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को अगर आप गौर से देखो तो ये लीस्ट स्क्वायर्स का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। लीस्ट स्क्वायर्स के अंदर क्या होता था भाई, मेरे पास डेटा गिवन होता था और फिर मैं उसको जो है ना किसी ऑप्टिमाइज करता था। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ तो एक प्रॉब्लम आपको बता रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है एंड यू नीड टू सॉल्व दिस। अच्छा मैं काम करता हूँ, ये जो सारा का सारा यहाँ पे जो इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये जो नीचे की इक्वेशन है उसको डायरेक्ट रिलेट करता चला जाता हूँ ताकि वो डायरेक्ट आप समझते चले जाओ। तो आपके पास द कारपेंटर रियलाइजेस अ नेट यूनिट प्रॉफिट ऑफ $25 पर टेबल। तो आपके पास यहाँ पर 25x1 25 पर टेबल, तो टेबल आगे बाद x1 हो गई, x1 which is table, x2 which is bookcase, दो वेरिएबल्स हो गए डिसीजन वेरिएबल्स, और आगे 30 पर बुककेस 30x2 हो गया। तो इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, ये प्रॉफिट है मेरे पास, ये मुझे मैक्सिमाइज करना है। अच्छा वो उसके अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना यहाँ पर वो कंस्ट्रेंट्स डालता है, वो कहता है जी मैक्सिमम मेरे पास जो वुड अवेलेबल है मेरे पास दैट इज 690 बोर्ड फीट। अच्छा 690 बोर्ड फीट अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे गौर से अगर देखो तो यहाँ पे 690 यहाँ पे लिखा हुआ है कि वुड अवेलेबल है, लंबर यानी वुड अवेलेबल है। यूज कितना होता है, ये वुड यूज कितना होता है, 20 बोर्ड फीट आपके पास यूज होता है आपके पास टेबल के अंदर। तो आपके पास 20 बोर्ड फीट आपके पास, अगर आप गौर से देखो 20 आपके पास टेबल में इस्तेमाल हुआ, ठीक है। मैं उसको ब्लू से कर देता हूं कि जी आपके पास ब्लू मेरे पास ऑफ लंबर टू कंप्लीट अ टेबल, और इसी तरह मेरे पास 30 बोर्ड फीट आपके पास है बुक केस के लिए, 30 आपके पास बुक केस के लिए। तो येलो आपके पास जो है ये सब वो चल रहे हैं। तो मेरे पास ये पहला कंस्ट्रेंट बना कि जी मेरे पास इतनी वुड अवेलेबल है, मैं इसे एक्सीड नहीं कर सकता। दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट, ये पहला मेरे पास कंस्ट्रेंट है। सेकंड कंस्ट्रेंट मेरे पास टाइम का है। टाइम का कंस्ट्रेंट मेरे पास क्या है, 5 आवर्स ऑफ लेबर फॉर द टेबल। तो ये 5 आवर्स फॉर द टेबल हो गया आपके पास, और आपके पास यहां पर हो गया 4 आवर्स ऑफ लेबर फॉर द बुक केस। तो ये मेरे पास सेकंड 5x1 + 4x2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 120, की इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं मैं डेडिकेट कर सकता। अच्छा ये और दो कंस्ट्रेंट्स और है, वो क्या कंस्ट्रेंट्स है, मोर ओवर ही हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर एटलीस्ट 4 टेबल्स एंड 2 बुक केसेस एवरी वीक। तो आपके पास ये 4 और ये 2, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है उसका। तो ये मेरे पास एक ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम बना, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ बताया नहीं है कि सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पे जो सारा कॉन्सेप्ट है कि जी मैं इसको सेटअप कैसे करूंगा प्रॉब्लम को। अच्छा द कारपेंटर विशेस टू डिटरमिन अ वीकली प्रोडक्शन स्केड्यूल फॉर टेबल्स एंड बुक केसेस दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट्स, यानी वो डिटरमिन करना चाह रहा है कि मैं x1 कितना बनाऊं, x2 कितना बनाऊं। द फॉर्मुलेशन यील्ड्स, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया।
these are the constraints. Or this is the objective function. Classifying some objective optimization problems. तो हम यहाँ क्लासिफाई करते हैं कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को हम क्लासिफाई करते हैं. There are various ways of classifying optimization problems. These classifications are not meant to be mutually exclusive. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम एक में लाई करता है दूसरे में लाई नहीं कर सकता, बट जस्ट टू डिस्क्राइब सर्टेन मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस्ड बाय द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन. तो बाद आपके पास मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके बहुत जेनरिक सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं और बाज होते हैं जिनके अवेलेबल नहीं होते, तो आपके डिफरेंट मेथड्स पे आपको जाना पड़ता है. आप लोगों ने बहुत मशहूर नाम सुना होगा, आपके पास कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन है, या आपके पास इस तरह जो है ना नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन होती है. इसी तरह आपके पास जो है वो जेनेटिक एल्गोरिथम से हम यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए. तो आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स है ऑप्टिमाइजेशन की. We now describe several of these classifications. An optimization problem is said to be unconstrained if there are no constraints, and constrained if one or more side conditions are present. तो ये तो अभी हमने देख लिया कि constraint और unconstrained क्या होता है हमारे पास. The first production schedule problem is described in example 1 illustrates an unconstrained problem. कि उसके कोई constraint नहीं था, उसमें सिंपल ये था कि भाई मैं इतना जो है ना मतलब मेरे पास इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, टेबल का इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है मेरे पास बुक केसेस का. कंस्ट्रेंट कोई भी नहीं है, बस ये डिटरमिन करना है कि x1 में कितना बनाओ x2 कितना बनाओ. लेकिन सेकंड वाले के अंदर मेरे पास कंस्ट्रेंट्स है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है उसके अंदर. A linear program and optimization problem is said to be a linear program if it satisfies the following properties. अगर उसके अंदर ये, क्योंकि हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हमारे पास मतलब हम सारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स तो हम नहीं देख सकते, ये कोर्स ऑप्टिमाइजेशन का नहीं है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम एक बेसिक ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम हम सॉल्व करना हमें आ जाए. खास तौर पे वाला प्रॉब्लम जिसके अंदर आपके पास मिनिमाइजिंग द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस था, और अगर वो हम किस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं उसको. अच्छा, देयर इज अ यूनिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो जो लीनियर प्रोग्राम क्या होता है, जो लीनियर प्रोग्राम कम से कम इसको हम जो है ना मतलब ग्राफिकली इसको हम सॉल्व करना समझेंगे कि हम ग्राफिकली हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि मसला होता है कि इसी को फिर आगे जो है ना आपके पास सिंप्लेक्स मेथड होता है, वो एल्गोरिथम है, वो यूज किया जाता है इसको सॉल्व करने का. अब क्योंकि मसला ये है कि वो सिंप्लेक्स जो एल्गोरिथम है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिस तरह ज्योमेट्रिकली हम सॉल्व करते हैं. अब सीधी बात है, अगर आप लोग मैटलैब की कोडिंग मतलब इस क्लास में डिस्कस होती है, मतलब ये कि तो फिर हम जो है ना मतलब उस एल्गोरिथम की इंप्लीमेंटेशन और उसकी बहुत सारी चीजों को देखते हैं. लेकिन उस एल्गोरिथम के अंदर जो मेन आइडिया है वो फिर हम अभी ग्राफिकली समझेंगे कि वो एल्गोरिथम करता क्या है. देयर इज अ यूनिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन. Whenever a decision variable appears in either the objective function or one of the constraint functions, it must appear only as a power term with an exponent of 1 possibly multiplied by constant. मतलब ये है कि वो x square, x cube, x ये नहीं हो सकता. इधर cos और sin के अंदर भी नहीं हो सकता. मतलब जो x1, x2 जो आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो आपके पास जो है वो लीनियर होने चाहिए. अगर वो लीनियर नहीं है तो आई कैन नॉट यूज दिस मेथड. मतलब ये जो आपके पास लीनियर प्रोग्राम का जो मेथड होता है मैं यूज नहीं कर सकता. Number third condition is कि no term in the objective function or in any of the constraints can contain products of the decision variables. मतलब in simple terms ये नॉन लीनियर प्रॉब्लम नहीं हो सकता. मतलब x1 into x2 आपके पास नहीं हो सकता. और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कंस्ट्रेंट्स के अंदर आपके पास इस तरह करके नहीं हो सकता x2 क्यूब, या मतलब आपके पास sin x, इस तरह की कोई चीज भी यहाँ पे नहीं हो सकती है. नंबर 3 के अंदर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. ये तीसरा कंस्ट्रेंट है. मतलब ये कि लीनियर प्रोग्राम क्या होता है. The coefficients of the decision variables in the objective functions and each constant are constants. तो जो coefficients आपके पास हैं, जैसे पहले मेरे पास सारे coefficients गुजरे, ये सारे के सारे ये आपके पास constants हैं. ये सारे कांस्टेंट मतलब मैक्सिमाइज 25x1 + 30x2 या 20x1 20, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास जो कोफिशिएंट है वो भी आपके पास जो है ना टाइम वेरिंग हो जाए. जैसे ये कोफिशिएंट है 25x1, तो मैं ये नहीं कह सकता जी, मैं कहता हूं यहाँ पे जी e⁻⁻t x1 + sin of t x2, ये दोनों वेरी कर रहे हैं विद टाइम. ये नहीं हो सकते यहाँ पे. तो ये लिमिटेशन है लीनियर प्रोग्राम के अंदर.
अच्छा, इसके बाद द कोफिशिएंट ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ईच कांस्टेंट आर कांस्टेंट, ये हो गया कि वो कांस्टेंट होंगे। द डिसीजन वेरिएबल्स आर परमिटेड टू अज्यूम फ्रैक्शनल एज वेल एज इंटीजर वैल्यूज, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी हो सकती हैं, डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं और इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं x1 x2 की। अब जैसे अभी हमने काम कर रहे थे कि भाई जैसे के अंदर टेबल्स और बुक शेल्फ बनाने थे, तो हमें ये पता है कि भाई टेबल्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसी तरह बुक शेल्फ में नहीं हो सकता, लेकिन हमने सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए हमने कहा कि जी वो x1 x2 अज्यूम कर सकती हैं वो वैल्यूज। इसके बाद हमारे पास जो फर्दर आपके पास प्रॉपर्टी 1 लिमिट्स अ प्रॉब्लम टू अ सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसका मतलब है कि मल्टी ऑब्जेक्टिव जो आपके पास प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम यहां से सॉल्व नहीं कर सकते यूजिंग अ लीनियर प्रोग्राम, जो कि सिंपलेक्स मेथड है या जो हम अभी डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स विद मोर देन वन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर कॉल्ड मल्टी ऑब्जेक्टिव और गोल प्रोग्राम्स। Properties 2 and 3 are self-explanatory, and any optimization problem that fails to satisfy either one of them is said to be non-linear. फिर वो non-linear optimization हो जाती है, वो linear optimization नहीं रहती है। The first production schedule objective function had both decision variables as square terms and thus violated property 2. तो पहला वाला जो एग्जांपल यहाँ पे गुजरी उसके अंदर आगे स्क्वायर आ गया था, और जब स्क्वायर आ गया था तो वो आगे बाद नॉन लीनियर प्रॉब्लम हो गया था, ये वाला ये नॉन लीनियर प्रॉब्लम हो गया था, और ये हम इस मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते लीनियर प्रोग्राम से। अच्छा, प्रॉपर्टी 4 इज क्वाइट रेस्ट्रिक्टिव फॉर मेनी सिनेरियोज यू माइट विश टू मॉडल। प्रॉपर्टी 4 आपके पास कौन सी है? आपके पास कोफिशिएंट ऑफ द डिसीजन वेरिएबल कांस्टेंट है, मतलब ये कि वो वेरी नहीं कर सकते। तो आपके पास वो कहता है कि आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर जो है ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये वेरी कर रहे होते हैं। अदर प्रोग्राम्स, और एक तो लीनियर प्रोग्राम हो गया, लीनियर प्रोग्राम के अलावा टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स इन अ सर्टेन क्लास आर कॉल्ड डायनेमिक प्रोग्राम, जो हम डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन कम से कम ये भी एग्जिस्ट करते हैं। If the coefficients are not constant but instead are probabilistic in nature, the problem is classified as a stochastic program. तो अगर आपके पास coefficient उसके किसी probability distribution पर depend कर रहे हो। Finally, if one or more of the decision variables are restricted to integer values, hence violating property 5, the resulting problem is called an integer program. अब आपके पास अगर मतलब जैसे अभी भी हमारा प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके अंदर हम डेसिमल्स को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। तो ये कि जब डेसिमल्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जैसे मतलब आपको ऑप्टिमाइज करना है, हम जो एक प्रॉब्लम पहले देख रहे थे जिसके अंदर हम कह रहे थे जो पिछले लेक्चर में असर की नमाज से पहले कि जी आपके पास एक कार रेंटल कंपनी है और वो ऑरलैंडो और टैंपा के अंदर गाड़ियां रखती है। अब मुझे डिटरमिन करना भाई कितनी गाड़ियां कहाँ पे रखनी चाहिए इनिशियली, तो ये कि वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, लेकिन उसका आंसर इंटीजर में होगा। तो अगर इंटीजर में होगा तो आपके पास ये है कि ये प्रॉपर्टी 5 जो है इसकी वायलेट हो जाती है। और ये वाले जो प्रॉब्लम्स कहलाते हैं, resulting problem is called an integer program or a mixed integer program. अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन जो पहले गुजरा जिसके अंदर कोई भी कंस्ट्रेंट मौजूद नहीं होता, वो अनकंस्ट्रेंट कहलाता है। जी मेरे पास ऑप्टिमाइज जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, लेकिन कोई और फर्दर कंस्ट्रेंट्स नहीं है। जैसे कि यहां पर अब आप इसको गौर से देखें कि एग्जैक्टली वही चीज है कि आपके पास यू मिनिमाइज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस, ये बहुत दफा गुजर चुका, इसके अंदर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है विद नो कंस्ट्रेंट्स। तो ये आपके पास दिस इज कॉल्ड अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, देयर आर नो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड नो कंस्ट्रेंट्स। इंटीजर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ये अभी इसकी एग्जांपल्स मैं कुछ आपसे डिस्कस करता हूं इसके मतलब जैसे अभी मैंने कुछ डिस्कस भी किया। रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड फॉर अ प्रॉब्लम में रिस्ट्रिक्ट वन और मोर ऑफ इट्स डिसीजन वेरिएबल टू इंटीजर वैल्यूज, फॉर एग्जांपल इन सीकिंग द राइट मिक्स ऑफ वेरियस साइज कार्स, वैन्स एंड ट्रक्स फॉर अ कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट to minimize the cost under some set of conditions. It would not make sense to determine a fractional part of a vehicle. तो वो बात है कि जब आप डेसिमल्स में नहीं आंसर दे सकते तो यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर प्रॉब्लम टू इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज पे हम किस तरह रेस्ट्रिक्ट करते हैं ये भी मैं आपको समझाता हूं। इंटीजर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स also arise in coded problems where binary variables represent specific states such as yes, no or
ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे उसने एक प्रॉब्लम दिया स्पेस शटल कार्गो का, और यहाँ पे उसने बाइनरी वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया है कि भाई ये किस तरह मैं यूज कर सकता हूँ अपनी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। देयर आर वेरियस आइटम्स टू बी टेकन ऑन अ स्पेस शटल, एक उसने बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल दी। अनफॉर्चुनेटली देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अलाउएबल वेट एंड वॉल्यूम कैपेसिटीज। लेट मी हाईलाइट दिस वन, कि कितना वेट हो सकता है, कितने वॉल्यूम हो सकता है, उसके पे रेस्ट्रिक्शंस है। तो मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। सपोज देयर आर m different items, each given some numerical values, cj and having weight, wj and volume vj। तो अगर m different items है, जो पहला आइटम है वो कहता है कि वो आपके पास है c1 c2, इससे आपके पास जो है ना ये सारे के सारे आइटम्स हैं, और लेट सपोज दे गो टू m द मैक्सिमम वैल्यू, और आपके पास c1 जो आइटम है उसका वेट जो है ना w1 है, उसका वॉल्यूम v1 है। इस तरह करते करते आपके पास इसका वेट wm है और इसका वॉल्यूम vm है। ठीक है, सपोज द गोल इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द आइटम्स दैट आर टू बी टेकन विदाउट एक्सीडिंग द वेट लिमिटेशन और द वॉल्यूम लिमिटेशन। तो आपके पास ये चीज है कि भाई वेट भी एक्सीड नहीं होना चाहिए, कि जी एक सर्टेन वेट जो है ना वो स्पेसिफाइड है कि जी इससे ऊपर जो है ना स्पेस शटल के अंदर चीज नहीं जा सकती, और ये भी वॉल्यूम लिमिटेशन है कि इससे बड़ा वॉल्यूम नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा, वी कैन फॉर्मुलेट दिस मॉडल। अब इस मॉडल को लेट बाय वाई जे, ये आपके पास एक वेरिएबल, हमने पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया, yj is equal to 1 if item j is taken yes, और 0 if item j is not taken। तो सबसे पहले मैंने yj एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, एक बाइनरी वेरिएबल है yes और no का। देन द प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज। अब मुझे मैक्सिमाइज करना है, क्या मैक्सिमाइज करना है कि ये मेरे पास वैल्यू, मैं वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। हर आइटम की जो वैल्यू है वो आपके पास इस तरह गिवन है, ये वैल्यू है उसकी। ठीक है, ये वैल्यू किसी तरह भी फॉर सम रीजन मतलब ये असाइन हुई भी है, तो मैं चाहता हूँ ये मैक्सिमाइज करूं इसको। तो cj इंटू वाई जे, अब yj अगर आपके पास जो है ना वो 1 होगा तो cj आपके पास जो है ना इंक्लूडेड होगा, और अगर आपके पास yj की वैल्यू 0 हो गई तो वो जो पर्टिकुलर cj आपके पास होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे किसी तरह मुझे ये देखना है कि कौन कौन से cj इसके अंदर है c1 से लेके cm तक जो मैं इंक्लूड करूंगा। तो आई नीड द आंसर। अच्छा, इसके अंदर यहां पर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? दीज आर द कंस्ट्रेंट्स कि ये मेरे पास v से एक्सीड नहीं करे, w से एक्सीड नहीं करे। अच्छा, vj आपके पास जो है ना वॉल्यूम हो गया मल्टीप्लाई बाय yj, कि अगर ये आप vj इंक्लूड करेंगे स्पेस शटल में तो वो yj की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह wj आपके पास उसका वेट होगा तो वो yj आपके पास 1 होगा, तो वो जो जो आप इंक्लूड करेंगे वो यहाँ पे जो है ना वैल्यू उसकी y की 1 होती चली जाएगी, और वो w से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे पास एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बना जिसके अंदर मैं बात चीजों को इंक्लूड कर रहा हूँ, बात चीजों को एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो ये वाला एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आप इसको कहीं और भी मैप कर सकते हैं, लेकिन हम y वेरिएबल को यूज करते हैं एज अ यस और नो। The ability to use binary variables such as yj permits great flexibility in modeling. They can be used to represent yes/no decisions such as whether to finance a given project in a capital budgeting problem or to restrict variables to being on or off. मतलब आपके पास अगर डिजिटल डिजाइन का प्रॉब्लम है और उसके अंदर मतलब एक दफा मेरी डॉक्टर हुसैन से बात हुई थी, वो लोग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट फील्ड है, मैं इतनी अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन ये चीज है कि भाई जब आपके पास पूरा डिजिटल डिजाइन है उसके अंदर आपके पास कितने आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स यूज करना है, कितने हैंड गेट्स यूज करने हैं, नैंड गेट्स यूज करने हैं। तो ये कि वेरी वेरी बेसिक आइडिया है कि जी आपके पास ये मेथड से जो ऑप्टिमाइजेशन अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो मुझे ये बता देगा कि भाई ये सारे के सारे जो आपके पास yi है, yj की वैल्यूज है, ये 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, मतलब ये वाले नैंड गेट्स यूज करें, ये वाले यूज ना करें। इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये। फॉर एग्जाम्पल द वेरिएबल x कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू द वैल्यू 0 एंड a। अच्छा, यहाँ पर एक और एप्लीकेशन, एक तो एप्लीकेशन ये हो गई आपके पास बाइनरी वेरिएबल्स की। अच्छा, दूसरी इसने यहाँ पर ये कि अगर मुझे लिमिट करना है, मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल द वेरिएबल x can be restricted to the value 0 and a by using the binary variable y as a multiplier। तो आपके पास मैं चाहता हूं कि x की वैल्यू या फिर आपके पास 0 हो या फिर वैल्यू उसकी a हो। तो मैंने क्या किया, और x की वैल्यू मैं चाहता हूं या फिर आपके पास 0 हो या फिर आपके पास उसकी वैल्यू a हो। तो मैंने x को y मतलब x is equal to a into y,
तो अगर y आपके पास 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू 0 हो गई, और y की वैल्यू अगर आपके पास 1 हो गई तो आपके पास x की वैल्यू a हो जाएगी। तो मैं इस तरह कंट्रोल कर सकता हूं x की वैल्यू आपके पास या फिर वो 0 होगी या फिर आपके पास a होगी। ये सेकंड इसका यूज है, द सेकंड यूसेज। ये थर्ड यूसेज, ये फर्स्ट यूसेज था कि ये बाइनरी वेरिएबल्स को मैं यूज कैसे कर सकता हूं। मतलब another illustration restricts x either to be in the interval ab or to be 0 by using the binary variable y। तो मेरे पास बाइनरी वेरिएबल आपके पास ये y है, तो अगर मेरे पास y की वैल्यू 0 हो जाती है, y की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाती है तो x इज 0, सिंपल। और अगर y की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाती है तो x इज बिटवीन a एंड b। तो ये कुछ उसने यूसेज बताए आपके पास, हम किस तरह यूज कर सकते हैं। नाउ approximation by a piecewise linear function। The power of binary using binary variables to represent intervals can be more fully appreciated when the object is to approximate a non-linear function by a piecewise linear one। तो मेरे पास एक नॉन-लीनियर फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेरे पास एक नॉन-लीनियर फंक्शन है और मैं इसको अप्रोक्सीमेट करना चाह रहा हूं विद अ लीनियर वन। ये मेरे पास जो है ना एक पीसवाइज लीनियर फंक्शन है। अब ये पीसवाइज लीनियर फंक्शन मेरे पास है तो मैंने a1 a2 a3 मेरे पास जो है ना, मतलब a1 a2 पे मैंने इसको इंटरवल्स को ब्रेक किया। तो अब मैं इसको जो है ना, मतलब ये कि एक पीसवाइज लीनियर फंक्शन से अपने कर्व को मैं अप्रोक्सीमेट करना चाह रहा हूं। कुछ चीजें यहां पर कि जी ये आपके पास हो गया, इसका स्लोप हो गया k1, इसका स्लोप हो गया k2 और इसका स्लोप हो गया k3। और अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ड्राइव करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह ये इसने प्रॉब्लम को सेटअप किया है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होता है कि जी आप प्रॉब्लम को किस तरह सेटअप किस तरह कर रहे हैं। अच्छा, the power of using binary variables to represent intervals can be more fully appreciated when the object is to approximate a non-linear function by a piecewise linear one। Specifically, suppose the non-linear function in figure 7.1 है जो अभी मैंने दिखाया आपको, that was a curve, represents a cost function and we want to find its minimum value over the interval 0, मतलब x की x आपके पास बिटवीन 0 एंड a3 है। तो मैं ये डिटरमिन करना चाह रहा हूँ। The function is particularly complicated. It could be approximated by a piecewise linear function such as that shown in figure 7.1b। तो मैंने आपको दिखाया कि भाई तीन आपके पास उसके मतलब ये कि कंपोनेंट से, लीनियर कंपोनेंट से मैंने नॉन लीनियर फंक्शन को सर ब्रेक कर दिया। The piecewise linear function might occur naturally in a problem such as when different rates are charged for electrical use based on the amount of consumption। तो आपके पास जिस तरह मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर स्लैब्स हैं कि भाई डिफरेंट आपके पास यूसेज पे आपके पास डिफरेंट जो है ना वो मतलब ये कि चार्ज किया जाता है नेपरा की तरफ से। बहरहाल ये कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल ये प्रॉब्लम है कि तीन डिफरेंट आपके पास जो है ना वो मतलब ये कि रीजन्स हैं, तीन डिफरेंट लीनियर रीजन्स हैं। वो कहते हैं हाउ आई कैन रिप्रेजेंट दोज यूजिंग दीज वेरिएबल्स, मतलब ये जो आपके पास जो बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं ये मैं किस तरह यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। When we use approximation suggested in figure 7.1, our problem is to find the minimum of the function। अच्छा, ये आगे बात तीन लीनियर फंक्शंस आ गए, ये जो आपके पास है ये तीन लीनियर फंक्शंस आ गए। मतलब क्या, ये पहला रीजन है और यहां पर मैं इस रीजन का सबसे पहले जो है ना मैं एक कैलकुलेशन जरूर दिखा देता हूं, खासतौर पे उन लोगों के लिए, मतलब सीधी बात है जिन काफी टाइम हो गया मतलब एकेडमिया से दूर और फिर वो बाहर रिज्वाइन किया है, कि ये चीज जो है ये सिंपल लाइन जिसको मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसका पहला पॉइंट जो है ना यहाँ पर इसका ये आपके पास वो कह सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू 0 है, y आपके पास b1 है, और ये सेकंड वाला आपके पास जो है इसका a1, b2 है। तो मेरे पास और स्लोप इसका जो है ना वो k1 है। तो अगर अपने ए लेवल्स एफएससी इंटर की नॉलेज से आपको जहन में हो इक्वेशन ऑफ लाइंस के डिफरेंट, मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये कि जब आप आगे कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको कम से कम बेसिक का आइडिया, क्योंकि डायरेक्ट वो इक्वेशन है, बाज लोगों को शायद मोर देन 90% लोगों को समझ में आ जाए, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए। हमारे पास एक फॉर्म होती है y = mx + c स्ट्रेट लाइन की,
हमारे पास एक और फॉर्म होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। हमारे पास एक और फॉर्म होती है दैट इज y2 माइनस वाई वन ओवर y माइनस वाई वन। ये सब स्ट्रेट लाइंस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आपने अपने एफएससी के अंदर पढ़ी होंगी हर आदमी ने। और x2 माइनस एक्स वन ओवर x माइनस एक्स वन, हम इसके अंदर से ये वाली यूज करते हैं यहाँ पे और हम इक्वेशन को डेवलप करते हैं वो जो बुक वाले ने लिखी है। वो कैसे कि यहाँ पे y माइनस वाई वन हो गया तो मैं लिखता हूँ y माइनस वाई वन मेरे पास हो गया, लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ x1 कॉमा y1 और इसको कहता हूँ x2 कॉमा y2 और मेरे पास ये x एक्सिस हो गया और ये मेरे पास हो गया y एक्सिस। ठीक है, तो मैं अपने लिहाज से थोड़ी नोटेशन सिंप्लीफाई कर लूं फिर मैं इसको वहां पे लिखता हूं। तो y माइनस वाई वन आ गया y माइनस बी वन इज इक्वल टू m मेरे पास हो गया k1, स्लोप जो है मेरे पास k1 है, k1 x माइनस x1 मेरे पास हो गया 0। तो y माइनस बी वन इज इक्वल टू k1x एंड y इज इक्वल टू k1x प्लस b1। तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है फॉर द फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, फॉर द फर्स्ट पोर्शन। इसी तरह मैं सेकंड का निकालूंगा, थर्ड का निकालूंगा। तो ये जो आगे पास लिखा हुआ है ये y बेसिकली ये y आपके पास है cx। तो अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं cx इज इक्वल टू k1x, आई होप मैंने सही ड्राइव किया है। तो ये मेरे पास आया दिस वन cx इज इक्वल टू b1 प्लस k1x। इसी तरह सेकंड वाला मैं ड्राइव कर सकता हूँ, थर्ड वाला ड्राइव कर सकता हूँ। ये पहला वाला आपका 0 से a1 है, दूसरा वाला a1 से a2 है, तीसरा वाला a2 से a3 है। तो ये सिंपल आप तीनों इक्वेशंस आप वहां से निकाल सकते हैं। नाउ डिफाइन द वेरिएबल। मुझे लगता है कि ये शायद मैं स्लाइड्स कंप्लीट ना कर सकूं, लेकिन ये कि मैं बाकी जो लेक्चर है वो मैं ऑफलाइन रिकॉर्ड करके फिर मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि ये चीज जो है ना, क्योंकि मैं चाह रहा था ये टॉपिक खत्म हो जाए फिर मुझे इसमें से असाइनमेंट देनी है, ताकि ये है कि हमारे पास आपके पास एम्पल टाइम हो, क्योंकि प्रोजेक्ट तो इसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि हम 3 असाइनमेंट जो है ना कम से कम इसके अंदर करें। तो 2 असाइनमेंट मैं दे चुका हूँ, तीसरी असाइनमेंट विल बी फ्रॉम चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। तो अभी मैं इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करके यहाँ पर मैं एंड कर देता हूँ, देन आई विल रिकॉर्ड अ लेक्चर ऑफलाइन और फिर ये कि वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना ताकि वो चैप्टर 6 चैप्टर 7 आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है सर। एक मिनट, किसने? सर ठीक है मैं अच्छा इरफान, अभी मसला नहीं है क्योंकि अटेंडेंस का इशू आज ये है क्योंकि अक्सर लोग वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं 13 जो नेस्कॉम के हैं, तो मैं अटेंडेंस सबकी मार्क कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिवाय 1-2 के जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है मेरे हिसाब से वो अभी भी मौजूद नहीं है और वो नेस्कॉम के भी नहीं है। लेट मी टेक द अटेंडेंस। और ये जो एग्जाम्पल 3 है ये थोड़ा सा मैं अभी काम करूंगा, अभी मैं आपको फिर रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर मैं इसको अपलोड करता हूँ आप मतलब प्रोबेबली कल सुबह तक। ठीक है सर। मौजूद है आपकी अटेंडेंस को जो नेस्कॉम के हैं उन सब की अटेंडेंस में मार्क कर देता हूँ। मिनट, फिर मैं एक सेशन जो मतलब ये कि वेट है बाबा को दो, बहुत पानी है मेरा बेटा गया है। हाँ जैद, या फिर अपना जो है ना इसको माइक को ऑफ करो। ठीक है, आप में से कोई बात कोई पूछ रहा था चैट विंडो पे? ठीक है इरफान, कोई मसला नहीं, बस अटेंडेंस आ गई है, बाकी उन 13 की मैं मार्क कर दूंगा। यहाँ पे मतलब आप लोग लीव कर दें, कोई मसला नहीं है, और मैं भी सेशन को एंड करता हूँ और फिर मैं बाकी रिमेनिंग जो स्लाइड्स है ना इसका मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके फिर मैं यूट्यूब पे एज सून एज पॉसिबल अपलोड करता हूँ। अभी असाइनमेंट आप फोकस करो, चैप्टर जो अभी असाइनमेंट 2 है उसको आप फोकस करो, उसको कंप्लीट करो क्योंकि असाइनमेंट्स की वेटेज है। तो और फिर ये कि असाइनमेंट 3 आप लोग शुरू करना इंशाल्लाह, जो मैं तकरीबन इस हफ्ते के अंदर मैं देता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को। इसके बाद क्लास नहीं होगी इसके बाद, क्योंकि रमजान के अंदर अभी, क्योंकि अब मेजर फोकस ये है कि आप लोग की ये 2 असाइनमेंट जो है ना आप उस पर फोकस करें और सारा टाइम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। सही है सर, ये लास्ट क्लास मतलब ये एक तरह से लास्ट लेक्चर होगा अभी, जो इसके बाद अभी मैं रिकॉर्ड भी करूंगा, ये पूरा लेक्चर मैं कंप्लीट करूं तो ये कि ये हमारे पास 6 चैप्टर्स जितने भी हमने कवर किए हैं वो ये टोटल फाइनल के अंदर आएंगे इंशाल्लाह। ओके सर, ओके। और बाकी मतलब असाइनमेंट्स पे आप फोकस करो इंशाल्लाह फिर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। और फिर ये है कि मैं इसको प्रॉब्ली कल सुबह तक इंशाल्लाह करता हूँ रिमेनिंग स्लाइड्स को। ठीक है सर, ओके।